अभी शायद आज से आपका रेगुलर एवरीडे होगा ना? क्या करें, रुके? अच्छा, आप सभी ने पहले वाले 4 यूनिट्स पढ़े हैं? कोई डाउट्स उसमें? जब तक कि बाकी के भाई बहने ज्वाइन होते हैं, एक और 54 और 2-3 मिनट रुकेंगे। आप अपने माइक्स ऑन कर सकते हैं। जी वैशाली बहन, आपने पढ़ा है, पहले के चैप्टर्स पढ़े? हाँ पढ़ा है दीदी। फिर क्यों इतना बड़ा स्माइल? बताइए, हमारे साथ भी शेयर कीजिए, हम भी स्माइल करेंगे। वैसे स्ट्रेस ले लेके ज्यादा स्ट्रेस आ गया हमको भी। सुरेखा बहन, शशिकांत भाई, प्रकाश भाई, दशरथ भाई, नारायण भाई, आप लोग भी बात कर सकते हैं या सिर्फ वीडियो ऑन करके सब लोग चले गए? ओम शांति बहन जी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। मैं सोची वीडियो ऑन कर दिया होगा और सब चले गए। कोई नहीं है, फिर मैं अकेली बात कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं नहीं, मैं हूँ। अच्छा अच्छा, आप लोगों के चालू है तब चालू है। हाँ, मैं ये अभी पूछ रही थी सीधा कि चालू। पहले वाले लेसन्स पढ़े क्या आपने, या समय नहीं मिल रहे? अच्छा, आप लोगों की एग्जाम्स सब्जेक्टिव होती है ऑब्जेक्टिव होती है? क्योंकि ले मेरे सारे कोर्सेस अन्नामलाई से हुए हैं, तो वहां पर हम लोग सारे सब्जेक्टिव ही लिखते थे। आप लोगों के कैसे हैं एग्जाम्स? ऑब्जेक्टिव है दीदी, अच्छा, ऑब्जेक्टिव होते ऑब्जेक्टिव है, फिर तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेस और इसमें स्ट्रेस और एंगर के जो भी लेसन्स हैं, उसमें से तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स निकल सकते हैं। आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ के हाईलाइट करके रखनी पड़ेगी। पढ़ा है दशरथ भाई, शशिकांत भाई? पढ़ा है। पहले लेसन्स पढ़े कि नहीं? मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाली हूँ, बस पूछ रही हूँ आपसे कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा कि नहीं। दीदी पढ़ा है, लेकिन ना अभी आप पूछ रहे तो याद नहीं आ रहे। नहीं, वो तो ठीक है, दैट इज अंडरस्टूड, वो तो समझ सकते हैं हम। मेरा भी वही हाल होता है, बस जब जाना है तब। लेकिन पहले पढ़ लेते हैं, बाद में जब एग्जाम में जाना है तब। ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर हैं तो थर्ड ईयर इतना इजी नहीं होगा आपके लिए। मुझे पता नहीं, बहुत साल पहले की बात है शायद, जब शुरू हुआ था ये कोर्स, तभी मैंने इस पूरे ओपीएन 301 के लिए क्वेश्चनर्स तैयार किए थे YCMU के लिए।
तो काफी टफ थे। आई होप वही क्वेश्चन पेपर्स नहीं आवे। और मुझे भी याद नहीं मैंने क्या सेट किया था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा टफ था। छोटी छोटी चीजों को मैं खुद ही देख रही थी, कितनी छोटी छोटी चीजें निकाल सकती हूँ मैं उसमें से। तो अगर वो पेपर आ गया तो आई एम सॉरी, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा आपको। चलो शुरू करते हैं। अभी बाकी कोई ज्वाइन तो हो नहीं रहा है, हम लोग जितने हैं उतना शुरू करते हैं। क्या करें, चले? चले दीदी। हाँ ओके, क्योंकि काफी टाइम चला गया है ना। तो आज हम लोग ओपीएन 301 जिसमें हम लोग स्ट्रेस और ओवरकमिंग एंगर एंड स्ट्रेस जो है उसमें से यूनिट 5 ले रहे हैं, जहाँ पर हम लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखेंगे। हमने पहले जो देखे थे उसमें से अभी इस लेसन में हम लेवल्स भी देखेंगे और टाइप्स भी देखेंगे कि स्ट्रेस का भी एक लेवल होता है, कुछ अलग अलग लेवल में स्ट्रेस आता है। आपको प्रेजेंटेशन दिख रही है ना? दिख रही है दीदी। ओके हाँ दिख रही है। ओके ओके ठीक है। और इससे पहले वाली प्रेजेंटेशंस भी सारी अपलोड हुई है मेरी, आप लोगों ने देख ली होगी। ठीक, तो अपना जो फर्स्ट लेसन, ये लेसन जो है, इस लेसन में सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन में उन्होंने स्ट्रेस का शरीर पे किस तरह से परिणाम होता है वो बताया है। आपके इंट्रोडक्शन में जो परिचय है उसमें तो आप देखेंगे बहुत सारी जगह कुछ अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये सारे मेडिकल है। किसी का माइक ऑन है शायद? तो इस इंट्रोडक्शन में आप अब देखेंगे जो चीज मैंने लिखी है उसी चित्र का वहां पर डायग्राम भी है। तो आप देखेंगे कि स्ट्रेस, किसी तरह का तनाव जब किसी व्यक्ति पर आता है, यही चीज आपके इंट्रोडक्शन में लिखी है। इसको मैंने सिर्फ आपको डायग्रामेटिकली लिख कर दिया है जिससे कि आप समझ सकें। तो किसी भी प्रकार का जब स्ट्रेस या तनाव होता है तो हमारे ब्रेन, माना जो जिसको हम मराठी में मेंदू कहते हैं, तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है, जो एक पार्ट होता है ब्रेन का, वो अलर्ट हो जाता है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसको तुरंत वो कैच करता है सिग्नल्स को, स्ट्रेस के सिग्नल्स को, तो वो अलर्ट रह जाता है। और वो जो अलर्ट होता है हाइपोथैलेमस, तो तुरंत ही हाइपोथैलेमस यहाँ पर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड को अलर्ट करना शुरू कर देता है। और उस पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ स्त्राव बाहर आना शुरू होते हैं, सिक्रीशंस बाहर आना शुरू होते हैं, जिसमें से एक है ACTH। ये एक हार्मोन होता है जो सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में से। अभी यहाँ से, इस ग्लैंड में से, इस ग्रंथि में से जब कोई इस तरह का हार्मोन सिक्रीट होता है तो वो तुरंत वहां से निकलकर एड्रिनल ग्लैंड को जाता है। अब ये एड्रिनल ग्लैंड ये सारे ब्रेन्स में ही है, ब्रेन में है, लेकिन होता क्या है, इसकी वजह से जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड को, जैसे ब्रेन में जो वो ग्लैंड है या ग्रंथि है, उस ग्रंथि को कोई अलर्ट मिलता है, क्या किसी प्रकार का स्ट्रेस आ जाता है उसके ऊपर, तुरंत वो एक तो इस ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड को भी एक्टिवेट करेगा। और इस तरफ पर आपको लिम्फ नोड्स बताए गए। लिम्फ नोड्स माना आपने देखा होगा कभी आपको सर्दी खांसी अगर होती है तो अपनी गर्दन के नीचे की तरफ में, जहां हम लोग टॉन्सिल्स बोलते हैं कई बार, तो वहां पर गांठ आ जाती है, या पीछे की तरफ में छोटी छोटी गांठें आती है, छोटे बच्चों में ज्यादा करके दिखती है। या कई बार ज्यादा बुखार होता है तो हमारे आर्मपिट्स में, काके मध्य, यहाँ पर भी छोटे छोटे गांठ आती है। तो वो जो गांठ होती है ये नेचुरल हमारे शरीर में होती है, जिनको हम लिम्फ नोड कहते हैं। और ये लिम्फ नोड तब बड़ा होता है या उसमें सूजन आती है, उसका साइज बढ़ जाता है, जब अंदर किसी प्रकार का टेंशन है या अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है। तो ये लिम्फ नोड भी अगर स्ट्रेसर्स हो, कोई किसी प्रकार का बहुत ज्यादा स्ट्रेस या तनाव हो, तो ये लिम्फ नोड भी एक्टिवेट हो जाता है। और वो कई प्रकार के हमारे शरीर के अंदर जो पेशियां हैं, इन पेशियों को अपने रक्तस्राव में छोड़ना शुरू करता है। उसी प्रमाण उस एक तरफ अगर आप देखें तो जहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड होता है या एड्रिनल ग्रंथि है, इस ग्रंथि में से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन और नॉन एड्रिनालिन करके और एड्रिनालिन ऐसे हार्मोन सिक्रिट होते हैं। ये सारे जो हार्मोन्स हैं या स्त्राव हैं,
ये स्राव हमारे शरीर के अंदर एक अजब, माना इनको स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर एक अजब प्रकार की प्रक्रिया शुरू कर देता है, जिसमें हम देखते हैं कि शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, लोगों को एकदम पसीना आना शुरू हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा सरदर्द होना शुरू हो जाता है, पेट में जैसे गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो इन चीजों को ही आपके पहले 2 पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन किया है। ये सब कुछ मेडिकल रिलेटेड है, जिससे आपका वैसे तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या होता है नॉर्मली, कि किसी भी प्रकार का तनाव आने से हमारे ब्रेन में जो जिस प्रकार की चेंजेस होती हैं, उसमें सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस इफेक्ट होता है, और हाइपोथैलेमस का इफेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड पे पड़ जाता है, और उसका पूरा परिणाम हमारे शरीर पे दिखाई पड़ता है। तो इस चीज को जिन साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है उसके बारे में लिखा जरूर है, इस पर ध्यान जरूर रखना, क्योंकि मैंने जब पेपर सेट किया था तब मैंने ध्यान इसी पर रखा था, क्योंकि मेडिसिन से आप लोगों का वैसे कुछ लेना देना नहीं है, तो आप इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दें। तो हांसले जो है, इन्होंने, ये डॉक्टर हैं और इन्होंने एक्चुअली स्ट्रेस की थ्योरी जो है वो सबके सामने पूरे विश्व में सामने रखी थी। तो उनके अनुसार वो कहते हैं, any stimulus which leads to specific physiological effect in the form of enlargement of lymph nodes increases the muscle tension and release of specific hormone। माना किसी भी तरह का स्टिमुलस माना जैसे कि किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया, किसी प्रकार की तनावपूर्ण परिस्थिति अगर आपके सामने आ जाती है, तो ऐसी चीजें जो है वो आपके शरीर के लिम्फ नोड, जो मैंने आपको वहां पर बताए, वो एनलार्ज होते हैं माना सूजन हो जाती है या बड़े हो जाते हैं, और उनमें से जो स्राव निकलता है वो स्राव आपके मसल्स माना आपके मांसपेशियों को टाइट कर देता है, और ऐसा जो स्राव है उसको उन्होंने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, वो भी मैंने आपके पहले चित्र में अगर वापस आप अगर देखो तो देखिए यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है, ये कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निर्माण हो जाते हैं या वो शरीर में बहना शुरू कर देते हैं, या नॉन एड्रेनालिन, उसका वहां पर उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये बहना शुरू हो जाते हैं। इसी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो वो कहते हैं फिजिकल एंड मेंटल फैक्टर्स दैट कॉजेज दिस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो फिजिकल और मेंटल फैक्टर्स हैं जिनके वजह से ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शरीर में तैयार होता है, उसको कहते हैं स्ट्रेस। माना शारीरिक तनाव हो सकता है, मानसिक तनाव भी हो सकता है, जिसके वजह से शरीर के अंदर इस तरह की प्रक्रिया शुरू होती है या इस प्रकार के चेंजेस शुरू हो जाते हैं, और उसी चीज को उन्होंने स्ट्रेस करके डिफाइन किया है। जहाँ की मेडिकल विंग जो अपनी RERF है, राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन जो है, इन्होंने इसको इस तरह डिफाइन किया है। वो कहते हैं एन एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट। अभी एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स मैंने आपके साथ में शेयर किए थे सेकेंड और थर्ड यूनिट में, जहां पर हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे अंदर स्ट्रेस को निर्माण करते हैं। तो एनी एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट दैट हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन माइंड एंड बॉडी, उसको कहते हैं स्ट्रेस। माना ऐसा कोई भी प्रसंग, ऐसी कोई भी सिचुएशन जो बाहरी हो या आंतरिक हो, जिसके वजह से शरीर और मन दोनों को परिणाम होता है, उसको कहेंगे हम तनाव या स्ट्रेस। तो उसकी परिभाषा आपकी किताब में दी गई है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में 5.3 में स्ट्रेस फ्री लिविंग आया है, तनाव रहित जीवन के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले जो तनाव से मुक्त जीवन जीना अगर है, तो एक बात हमको ध्यान में रखनी है, वो है कि आपको पूरा चार्ज लेना पड़ेगा। किस चीजों का चार्ज, माना नॉर्मली ये बात कहने का भाव ये होता है कि अगर हम अमूमन अपनी जीवन को अगर देखें, आगे पीछे थोड़ा सा एनालाइज करें, तो हम देख सकते हैं कि बहुत सी चीजें या बहुत बार और बहुत सारे जीवन के आयाम जो है हमारे, उनमें हम बहुत ज्यादा औरों पर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं, और वो हमारे जीवन की रिमोट कंट्रोल पकड़े हुए रहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको तनाव को
तनाव से मुक्त जीवन को अगर जीना है तो स्वयं के जीवन पर चार्ज लेना या स्वयं पर खुद का अनुशासन लाना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वहां पर ये सबसे एकदम फर्स्ट लाइन है आपकी किताब में, उसको हिंदी में जो लिखते हैं कि तनाव का प्रबंधन करने का अर्थ है नियंत्रण अपने हाथ में लेना। किन किन चीजों का नियंत्रण अपने हाथों में लेना है? अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का, टेकिंग चार्ज ऑफ आवर थॉट्स, आवर इमोशंस, अपने कार्यक्रमों का, अपने शेड्यूल्स, अपने पर्यावरण, अपने एनवायरनमेंट एंड द वे वी डील विद द प्रॉब्लम, तथा समस्याओं के समाधान की अपनी विधियों का नियंत्रण। अगर इन चीजों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी तरह से तो बहुत इजी है स्ट्रेस को मैनेज करना। इस बात से आप लोग सहमत हैं? हाँ दीदी सहमत है। एक ही Yes, friend ma'am. सहमत है? यस मैडम। क्या यस? क्या यस बताइए मुझे, बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, वो टेस्ट लेवल अभी बढ़ रहा है ना इंटर्नों में, तो अभी टेस्ट का कुछ तो सॉल्यूशन अभी निकल नहीं है ना। हाँ, तो अपने को क्या करना चाहिए वो बताइए अभी। व्हाट इज टू बी डन, हमको क्या करना चाहिए? तो बेन मैं जरा सजेशन दूं क्या चलेगा? बोलिए जरूर। थैंक यू। बेन हमें एक्चुअली राजियो का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करके ना लोगों को प्रकम्पन देने चाहिए। तो उसके लिए ना थोड़ा मैंने ना कुछ मतलब अपने विवेक से ना कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट साइंस के एक्सपेरिमेंट रहते ना, वैसे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तो वो आपको बताना चाहता हूँ, तो बता सकते हो क्या? थोड़ा सा जल्दी। हाँ ठीक है। तो बहन बीके सूरज भाई ने बताया कि हाथों के द्वारा भी, हमारे हाथों के द्वारा हम इमेजिन कर सकते हैं वाइब्रेशन। तो हम अपने हाथों के द्वारा ना पृथ्वी को धक्का दे सकते हैं, या जिस घर में जिधर भी है ना या सेंटर में, उधर से हम धक्का देकर पृथ्वी को थोड़ा सा सहयोग दे सकते हैं, यानी इंसानों को द्वारा सहयोग दे सकता है। और मैंने देखा है कि मैंने स्वयं किया है ना, अनुभव किया, मैंने ज्यादा किया है ना वहाँ पर, तो मतलब ज्यादा अनुभव नहीं है लेकिन थोड़ा सा अनुभव कि जो किया ना मैंने, तो उससे उसका इफेक्ट मेरे को मिला, चाहे वो प्रकृति के ऊपर हो या कोई प्लेट के ऊपर हो, तो उसका प्रभाव पड़ता है, या इंसान के ऊपर भी हो तो प्रभाव पड़ता है। तो उसका मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, वो मैं आपको कभी तो उधर लेंदी है और लिख के मैं भेजूंगा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट का अनुभव तो मेरे को आया है, इसलिए वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा अनुभव है आपका, और ऐसे अनुभव हमको करने चाहिए। लेकिन ये जो कुछ भी आपने किया, इससे पहले स्वयं पर नियंत्रण रखना या खुद के जीवन को अपने हाथों में लेना, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, हमारी दिन भर की जो भी दिनचर्या होगी या हमारे आसपास की जो भी वातावरण होगा, जिस तरह से हम चीजों को डील करेंगे, उन चीजों को अपने हाथ में लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो हमको करना आना चाहिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैनेजिंग स्ट्रेस इज ऑल अबाउट टेकिंग चार्ज ऑफ योर थॉट्स, इमोशंस। फिर से कहती हूँ, इसको अंडरलाइन करना क्योंकि ये बहुत जरूरी है अपने लिए भी, और फिर हम जब दूसरा भी कुछ करेंगे, जैसे अपनी जीवन के जो भी चीजें करते हैं लाइफ में जीने के टाइम में, तभी भी हमको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि हमको करना क्या है, क्योंकि कई बार हम लोग ना ऐसे ही सब कुछ वेस्ट कर देते हैं। दैट शुड नॉट बी द केस। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। एडॉप्ट अ स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, है ना। अगर आपको स्ट्रेस फ्री लिविंग जीनी है तो एक लाइफस्टाइल जो है वो आपकी स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। अभी स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जो है, उस स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल को हम जैसे कहो कि योगियों की जो लाइफस्टाइल होती है, जिसमें हमने देखा है कि अननेसेसरी चीजें जो होती है उनको हम लोग कट शॉर्ट कर देते हैं। जैसे हमारी दिनचर्या जल्दी सुबह शुरू हो जाती है, हमारे भोजन की जो पद्धति है वो भी बहुत सात्विक है,
फिर हमारे पास एक स्लॉट होता है जहाँ पर हम अपने लिए कुछ समय देते हैं। तो अगर आप ओवरऑल लाइफस्टाइल देखो, जहाँ पर हमने देखा है कि ज्यादा डिमांड नहीं होती, जितनी चीजों की नीड है उतनी ही नीड पर हम लोग स्टे करते हैं, लेकिन उस नीड को ग्रीड में जाने नहीं देते हैं। माना हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को हम अपने जैसे लालच में परिवर्तित होने नहीं देते हैं, क्योंकि हमको पता है इतना काफी है। जैसे आज मुरली चली कि सब कब्र दाखिल है, सब कब्रिस्तान है, तो हमको पता है जितना जरूरी है उतना अपने लिए इनफ है। तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि हमको ज्यादा जरूरतें हमारी न होने के कारण हम ज्यादा उतना समय वेस्ट में या टेंशन में डालते नहीं है। आप अपनी जिंदगी को एक बार एनालाइज करके देख लो। तो जैसे परमात्मा ने पहले से ही हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करके एक स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल बना दी है। इस चीज को आप लोग मानेंगे? इस चीज को एग्री कर रहे हैं? हाँ दीदी। यस, Yes, miss. बहुत बहुत जरूरी है। हम जब अपने लाइफ को दूसरों के लाइफ के साथ में आप कंपेयर करके देखिए, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो नॉन वीक के हैं, जिनकी योगी लाइफस्टाइल नहीं है, तो उनको अपने से भी ज्यादा स्ट्रेस होता है। कई लोग तो और कुछ नहीं तो कम से कम टीवी की सीरियल देख के भी स्ट्रेस ले लेते हैं। हमारे पास उतना भी नहीं है, हम लोग तो एकदम रिलैक्स रहते हैं। हर चीज की हमारे पास सोल्यूशन या हमारे पास आंसर्स परमात्मा की ऑलरेडी दी हुई है। सो जैसे कि लाइफस्टाइल है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज है, हमारा सात्विक भोजन है, डेली कुछ ना कुछ पॉजिटिव रीडिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग है। अभी जैसे इस भाई ने कहा कि स्प्रेडिंग ऑफ पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो जो मैं हमेशा कहती हूँ व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। तो जो हम दे रहे हैं वो आता है। तो हमारी लाइफ स्ट्रेस, हम दूसरों के लिए स्ट्रेस फ्री भावनाएं दे रहे हैं, तो हमारे लिए भी लाइफ हमारी स्ट्रेस फ्री बन जाती है। तो सबसे पहली बात है कि अडॉप्ट स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल। इस चीज को आपकी किताब में बहुत छोटी छोटी चीजों में डाल के दिया है, मैंने इसको जस्ट जॉट डाउन किया है। आप जब पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको दिखाई देगी। फिर दूसरा है बैलेंस बिटवीन आवर फैमिली, पर्सनल लाइफ एंड वर्क। देखो ये बैलेंस जो है ना, ये बैलेंस सबका अभी खराब हो गया है। लोग या तो फैमिली को ही ज्यादा टाइम देते हैं, या तो फिर काम को ही ज्यादा टाइम देते हैं, या दोनों तरफ दे नहीं पाते हैं, या फिर पर्सनल लाइफ में ही ज्यादा बिजी होते हैं। लेकिन नहीं, हमारी जिंदगी इन तीन चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। तो यहाँ बैलेंस होना जरूरी है कि हमारा काम के लिए भी समय, जैसे अभी फिर मुरली पे आती हूँ मैं, आप सभी बीकेस हैं, ऐसा ना हो? Yes. हाँ यस दीदी। यस। तो हम अगर अपनी चीजों को देखेंगे तो हमको देखो कैसे टाइम भगवान ने जॉट डाउन करके दिया हुआ है कि पर्सनल लाइफ का टाइम दिया है, जहाँ पर हम मुरली पढ़ते हैं या मेडिटेशन करते हैं। फैमिली के लिए भी भगवान ने हमको टाइम दिया है कि कहाँ आपको परिवार में रहना है, परिवार छोड़ के तो नहीं आना है ना, परिवार में रहना है। तो वहां पर भी हमको बैलेंस करना सीखा है कि सबके साथ में हमको तोड़ निभानी है। फिर हमको वर्क के लिए भी कहा कि भाई तुमको जिंदगी जीनी है, तुम्हारी लाइवलीहुड है, जो भी प्रवृत्ति वाले हैं उनको उनके जीवन के लिए जितना भी जरूरी है तो उतना काम करना है। तो ये सारी चीजें है ना, जो साइंस आज बताता है या डॉक्टर्स आज बताते हैं या साइंटिस्ट बताते हैं, ये सब भगवान ऑलरेडी हमको बता चुका है। बस कोरिलेट करते जाइए। देखो बैलेंस बिटवीन आवर फैमिली, पर्सनल लाइफ एंड वर्क, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है अभी। यस Yes, ma'am. यस दीदी। यस है। मैं इसको आपको 100% बताऊंगी है, क्योंकि लिए आप लोग सभी अभी मुझे स्टूडेंट लाइफ तो दिखती नहीं है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट लाइफ के आगे वाले हैं। फिर भी आपने अपनी पर्सनल प्रोग्रेस के लिए इस कोर्स को लिया है, जहां पर आपने इम्पोर्टेंस पर्सनल लाइफ को दिया है। फैमिली तो नो डाउट, जब व्यक्ति में आंतरिक परिवर्तन आता है तो ऑटोमेटिकली उस परिवर्तन का परिणाम फैमिली और वर्क में पक्का दिखाई देता है। फिर इसके बाद में थर्ड उन्होंने कहा है कि अगर आपको तनाव रहित जीवन जीना है तो साउंड स्लीप होनी जरूरी है। नींद जो है वो बहुत अच्छी होनी जरूरी है। अभी ये सारी चीजें आगे भी चल के थोड़ा सा रिपीट होगी, इस लेसन में ये चीजें बहुत बार रिपीट हो रही है। साउंड स्लीप के बारे में कहा गया है, माना नींद होनी चाहिए। लोगों को नींद तो आती है, लेकिन नींद आने के बावजूद दूसरे दिन सुबह उनका सर भारी रहता है, या फिर उनको नींद आती रहती है, या फिर वो कहते हैं कि भाई नींद पूरी नहीं हुई है, नींद में अनेक प्रकार के स्वप्न आते हैं, तो या फिर कोई चीजें बार बार उनके बुद्धि में चलती है तो नींद आती नहीं है, आती है और फिर खुल जाती है। तो ऐसे होने से आपकी स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस के वजह से जिन छोटी छोटी
कोशिकाओं का को डैमेज हुआ है, जो खराब हुई है, उन कोशिकाओं का रिपेयर वर्क आपकी नींद के समय में चलता है, रिजुविनेशन चलता है बॉडी का। तो अगर पूरी आपको 6 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होती है तो कई बार स्ट्रेस का एडवर्स इफेक्ट माना गलत या हानिकारक परिणाम हमको दिखाई पड़ता है। तो साउंड स्लीप एक जरूरी है। फिर फिजिकल एक्टिविटीज, जो मैं पहले दिन से बता रही हूँ कि आपको फिजिकल एक्टिविटी जिसमें एक्सरसाइज है, योगा है, रनिंग है, वॉकिंग है, आप साइकिलिंग है, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी का होना जरूरी है। बैलेंस डाइट होना चाहिए, डाइट को भी बैलेंस बताया गया है। आप अगर अभी यूट्यूब पे कुछ समय से डॉक्टर सचिन भाई जो ग्लोबल में है, उनकी कुछ छोटी छोटी 10-12 मिनट्स की क्लिप्स आ रही हैं जहाँ पर वो बताते हैं कि हमारा डाइट कैसे होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जो योगी है, हम जिस तरह की जीवन आगे जाके लीड करने वाले हैं, उसके लिए हमारे खाने में जितना हो सके उतना सॉल्ट, शुगर को कम करना है, ऑयल को कम करना है। तो ही इज वेरी मच इनटू कि आप नेचुरल खाइए, माना कि आप फ्रूट्स खाइए, आप सलाड्स खाइए, एटलीस्ट वन टाइम। आपके दिन का एक जो स्लॉट होता है खाने का, वो जो है वो नेचुरल वाला होना चाहिए, माना जिसमें अग्नि का उपयोग नहीं किया गया है। तो इसे होगा क्या कि आपके पेट की आंत जो है उसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो बैलेंस डाइट उन्होंने कहा है कि जिसमें सभी चीजें होनी चाहिए, जहाँ फ्रूट्स होने चाहिए वहाँ हरी सब्जियां भी होनी चाहिए, तो वहां पर सलाड्स भी होने चाहिए, तो वहाँ उतनी पानी की मात्रा भी होनी चाहिए। तो हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए और साथ ही साथ सात्विक। तो भोजन जितना चाहिए उससे 2 निवाला कम, जितना चाहिए उससे 2 निवाला कम हमेशा खाना चाहिए। तो बैलेंस डाइट के बारे में तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, उनको अभी ये नहीं, लेकिन ध्यान में रखिए कि बैलेंस भी हो और सात्विक भी हो। फिर कहा कि टाइम मैनेजमेंट, तनाव मुक्त जीवन के लिए या तनाव रहित जीवन के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर समय का नियोजन नहीं किया जाएगा तो हमने देखा है कि बहुत बार समय की कमी की महसूसता जो है वो तनाव को निर्माण करने का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझो, अगर सुबह में हमारा उठना ही अगर थोड़ी देर से हम उठते हैं तो उसकी वजह से ये हो जाता है कि आगे की सारी शेड्यूल जो है हमारी वो पूरी खराब हो जाती है। अब उसमें जो तनाव निर्माण होता है कि हम अगर लेट से उठे हैं तो फिर जाते समय हमारी ट्रेन मिस होने की संभावना होती है, तो हम घर पे ही चालू कर देंगे, आज देर होगी, आज नाश्ता नहीं करेंगे, आज टिफिन नहीं चाहिए, ये नहीं वो नहीं। वहां पर ही घर से ही हम लोग थोड़ा सा खिटखिट चालू करके शुरू करते हैं। इतनी भागदौड़ करने के बावजूद ट्रेन मिस हो जाती है, फिर हम लोग कुछ ना कुछ तो बोला शुरू कर देते हैं खुद के साथ ही कि आज अभी देर हो गई, अभी जाके ऑफिस में बॉस से कुछ सुनना पड़ेगा, उनकी डांट सुननी पड़ेगी, ये होगा वो होगा, हम एंटिसिपेट करते हैं। तो ये अगर मैनेज नहीं कर पाए हम तो बहुत बार स्ट्रेस आना लाजमी है। तो स्ट्रेस फ्री लिविंग के लिए टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। अगर चीज नहीं कर पा रहे हो तो उस चीज को वहां पर छोड़ दो, ये बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, उसको कंप्लीट करने में समय गवा देते हैं। कुछ चीजों को हम लोग छोड़ सकते हैं, तो उन चीजों को अगर छोड़ेंगे और टाइम को अच्छी तरह से मैनेज अगर हम करेंगे तो तनाव का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर है पॉजिटिव एटीट्यूड। हर चीज को देखने का एक नजरिया होता है, हमारी एक दृष्टिकोण होता है। तो जैसे वो कॉमन उदाहरण बताते हैं ना कि ग्लास देखिए, भले पूरा भरा है या आधा भरा है। तो चीजें जब हमारे सामने दिन भर में अनेक चीजें, अनेक सिचुएशंस आती हैं, अनेक प्रसंग हमारे सामने आते हैं, तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस चीज को सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं या नकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। अगर बुद्धि में बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार चल रहे हैं तो उन चीजों को देखने का हमारा दृष्टिकोण जो है वो भी नकारात्मक ही हो जाता है। तो अगर जीवन को, और उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम होता है कि हमारा तनाव बढ़ता है। तो हर चीज के जो 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, तो देखते समय अच्छे को देखने की कोशिश अगर करेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, या और उसका टेंशन ज्यादा नहीं होगा या स्ट्रेस ज्यादा नहीं होगा। तो हर चीज के अच्छी पहलू को या अच्छी चीज को देखने की कोशिश हमको जरूर करनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड को जरूर रखना है। फिर शेयरिंग आवर फीलिंग्स, ये भी बहुत जरूरी है स्ट्रेस फ्री लिविंग के लिए। हमने देखा है हमारी जीवन अभी
बहुत न्यूक्लियर हो गई है, हम सभी जैसे एक दूसरे से टूट गए हैं। अभी तो खैर कोरोना का बहाना है, लेकिन ऐसे भी अगर आप कुछ साल पहले की बात, पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। और जैसी जैसी दूरियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ में एक्सप्रेस करना लोग भूल गए हैं। वो कहते हैं ना, सेल्फ सेंटर्ड रह गए, कंजर्वेटिव रह गए, खुद की भावनाएं खुद के पास ही रखते हैं। कहते हैं दूसरे को बोल के क्या फायदा है, अपने कोई तकलीफ है, उसको बोलेंगे तो वो हंसेगा या वो कुछ करेगा, तो ऐसे कुछ ना कुछ हमारी बुद्धि में चलते रहता है। बट शेयरिंग, वेंटिंग ऑफ योर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को किसी और के सामने व्यक्त करने से उनका जो बोझ रहता है या उनकी वजह से जो तान तनाव हमको महसूस होता है वो कम हो जाता है। तो पक्का जीवन में कोई तो ऐसा हो जिसके साथ हम ये अपनी फीलिंग्स को या अपने इमोशंस को शेयर कर सके। अभी इसके लिए दूसरा जो हमको कई बार रिस्पॉन्स मिलता है लोगों से, वो ये रहता है कि भाई हम किसी पे भी विश्वास नहीं रख सकते, किसी पे भी भरोसा नहीं रख सकते, अपनी फीलिंग सबको नहीं बता सकते, अपनी परेशानियां नहीं बता सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा कौन है? कौन है? यू बाबा। हाँ, हमारे पास खुदा दोस्त है, तो हम अपने खुदा दोस्त के साथ, परमात्मा के साथ अपनी जो भी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसको जरूर शेयर करें। और इसका सबसे अच्छा तरीका जो है वो है लेटर टू गॉड, जो हम रोज लिख सकते हैं। अगर आपको लिखने में दिक्कत है तो आप कम से कम दिन रात को सोने से पहले परमात्मा को अपनी सारी दिन भर की जो बातें हैं, अच्छी बुरी, जो आपको फील हुई, वो जो आपसे गलती हुई, वो जो आपने अचीव किया, प्राप्त किया, वो सारी चीजें भगवान के साथ में अगर शेयर करेंगे तो जैसे मन हल्का हो जाएगा। जैसे जिसको हम अपने आजकल के टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि डिलीट ऑल द मैसेजेस फ्रॉम योर इनबॉक्स। जो इनबॉक्स में सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं, उन सभी मैसेजेस को हमको डिलीट करना है। लेकिन वो डिलीट करने के लिए हम पहले उनके शेयर करते हैं, उनको दे देते हैं और उसको खत्म कर देते हैं, बस खत्म। तो शेयरिंग योर फीलिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द रोल। देखो ये बहुत जरूरी है। हमारा जो रोल है, जो पार्ट है, इसकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, ये हमेशा हमको एक्सेप्ट कर, स्वीकार करनी चाहिए। हम कई बार क्या कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये मैं ही क्यों करूं, ये मैंने नहीं करना है, कोई और कर नहीं सकता है क्या? ये जो हमारे आंसर्स होते हैं ना, ये कई बार तनाव को निर्माण करने में जैसे निर्माण करते हैं। तो हमको हमारी रोल, जो भी रोल हो घर में, समझो आपका भाई का रोल है, या फिर छोटे बच्चे का रोल है, या जो भी आपका रोल है, ऑफिस में जो आपका रोल है, तो उस रोल माना उस आपके जो आपका किरदार है, उस किरदार के साथ जुड़ी हुई जो आपकी जिम्मेवारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको एक्सेप्ट करके अगर पूरा करेंगे तो वो मैं ही क्यों और मेरे साथ ही क्यों वाला जो क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका स्ट्रेस जो है वो भी निकल जाएगा। ये चीजें आपको एक्सेप्टेड है? यस बेन। यस तो यस ध्यान रखिए कि ये सारी चीजें जो है ये हमारे पर्सनल के लिए, तो इनको आप कैसे अपने बुद्धि में रखोगे, ये अभी आपको ही ध्यान में रखना है। तो दूसरा उसके उसी इसमें जो आया है वो है कुछ तरीके हैं, 10 तरीके बताए हैं जहां पर आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं या फिर उसकी मात्रा को कम कर दे। प्रयोग दिखाए हैं, आसान कुछ तरीके आपको इसमें बताए हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है वो है ब्रीदिंग स्ट्रांगली। ब्रीदिंग स्ट्रांगली, जिसको हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, माना गहरी सांस अंदर खींचना और छोड़ना। इससे भी आपको, अगर समझो आप तनावपूर्ण स्थिति में है या दिन भर बहुत काम करके करके बहुत ज्यादा थक गए हैं या स्ट्रेस का अनुभव हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि बहुत, देखो नॉर्मली हम लोग ब्रीथ करते हैं तो हम उसकी तरफ ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, हमारा ब्रीदिंग बहुत इनवॉलंटरी हो जाता है, जैसे चलो हो रहा है कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देके ब्रीदिंग करें स्ट्रांगली, तो उसका परिणाम जो है वो हमारे शरीर पर तो होता ही है, लेकिन हमारा मन
और हमारा मूड जो है वो भी बदल जाता है। तो ब्रीदिंग स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस माइंड, बॉडी एंड मूड। गहरी श्वास लेने से मन, शरीर एवं मूड प्रभावित होते हैं। तो आपको आपके कभी भी ऐसा अगर लगता है ना बहुत थक गए हैं या बहुत तकलीफ में है या बहुत मुश्किल हो रही है, तो ऐसे समय में थोड़ी गहरी सांस लेना है और सांस को रोक के फिर धीरे धीरे उस सांस को छोड़ना है। ऐसे 10 बार करना है। इतना भी अगर आप 10 बार करेंगे ना तो भी उसका अच्छा इफेक्ट मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में ज्यादा आती है और ऑक्सीजन जितना ज्यादा आता है नेगेटिव हार्मोन्स या टॉक्सिक हार्मोन्स निकल जाते हैं। सेकंड है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। Progressive relaxation is a way of releasing stress. भी प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन क्या है मैंने आपको सेकंड यूनिट में बताया था, याद है? अभी वैशाली बहन हंसेगी। मराठीचा वापर करा जरा दीदी, मराठी जी मराठीचा थोडा वापर करा दीदी. काय होते माहिती, हिंदी इंग्लिश दोन्ही वाले आहेत ना, त्यामुळे नुसतं मराठी घेतलं तर थोडासा प्रॉब्लेम होतो, म्हणून हिंदी ठेवलेलं. थोडा आहे. हो हो थोडा आहे. नक्कीच करेन, नक्की नक्की. हाँ, दूसरे यूनिट में प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। ध्यान में है? ध्यान में है या नहीं है? लक्षात आहे? ओके, कौन कौन है? दशरथ भाई है, किशोर भाई है, महेंद्र भाई है, नारायण भाई है, प्रकाश भाई है, शशिकांत, सब भाई है। सुरेखा बहन और वैशाली बहन है से। बोलो। प्रोग्रेसिव मैंने आपको बताया था सेकंड 2 नंबर के यूनिट में कि आपको अपनी पूरे शरीर की मांसपेशियों को हल्का करना है। तो शुरुआत हमको पैर के अंगूठे से शुरू करनी है, उसको टेंस करना है, फिर रिलीज करना है, टेंस करना है और फिर रिलीज करना है। तो ऐसे धीरे धीरे अंगूठे से लेके पैर का पंजा, फिर पैर की निचला भाग, घुटने से नीचे पैर ऊपर का भाग, धीरे धीरे कमर की मांसपेशियां, फिर अपनी पीठ की, पेट की, छाती की, कंधे की, गर्दन की और फिर अपने चेहरे की, ऐसे मांसपेशियों को टाइट करना है और एकदम धीरे से रिलीज करना है। तो ये भी एक तरीका होता है कि आपको जो प्रेशर या टेंशन है या जो ये मुश्किल तनाव महसूस होता है, ये तनाव जो है वो रिलीज हो जाता है उसके करने से। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है की जब आप अपने मसल्स को, आपल्या मांसपेशींना जेव्हा आपण टाईट करतो आणि मग हळूहळू सोडून देतो, तर त्याच्यामध्ये लक्ष आपलं त्या मांसपेशींवर असतं। तर जो टेंशन देने वाली, जो तकलीफ देने वाली चीजें होती है ना, स्ट्रेस होता है ना, उस स्ट्रेस को कुछ समय के लिए हम लोग भूल जाते हैं और उसके वजह से बॉडी रिलैक्सेशन या थोड़ा हल्कापन महसूस करती है। नंतर फिर तीसरा है एक्सरसाइज, व्यायाम। उसमें भी वही टेक्नोलॉजी अप्लाई होती है, इसमें थोड़ा आराम है, एकदम शांत तरीके से करने वाला है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। एक्सरसाइज में थोड़ा हम एग्रेसिव होते हैं, माना थोड़ा ज्यादा जोर लगाते हैं, जैसे भागते हैं या फिर हम चलते हैं या फिर हम साइकिलिंग करते हैं या हम स्विमिंग करते हैं, तो थोड़ा ज्यादा एनर्जी, जो गुस्सा है और स्ट्रेस है, पूरा निकाल देते हैं। तो वो थोड़ा एग्रेसिव होता है, म्हणजे असं उत्तेजित होऊन जातं ते। चौथा उन्होंने कहा है कि मसाज, किसी भी तरह का शरीर का मसाज अगर करा सकते हैं तो वो भी अपने स्ट्रेस को या तनाव को कम करने में हेल्प करता है। तो अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पाज हैं मार्केट में, तो उनसे भी मसल्स को रिलैक्स करते हैं। थोड़ा अच्छा एरोमा यूज होता है, माना सुगंधित तेल जलाया जाता है, तो अच्छी सुगंध और अच्छा म्यूजिक, ये भी तनाव को दूर कर देता है। तो मसाज एक प्रकार का स्ट्रेस रिड्यूस करने का तरीका बताया गया है। पांचवा विजुअलाइजेशन एंड गाइडेड इमेजिंग कैपेसिटी। विजुअलाइजेशन माना विजुअलायझेशन संकल्प चित्र. दीदी ओम शांती. ओम शांती, संकल्प चित्र, बरोबर.
म्हणजे आपण आपले जे संकल्प आहे त्या संकल्पाचं चित्रीकरण करायचं. जो विचार है उन विचारों को के चित्रों को देखना है हमको. कि हमारे विचार समझो अभी मैंने विचार किया कि मैं अभी मधुबन में हूँ, माउंट आबू में हूँ, तो मेरे सामने मधुबन आना चाहिए, मुझे वो मधुबन दिखना चाहिए. इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन. तो जैसे हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ, तो हम ये विजुअलाइज करते हैं कि दो आंखों के बीच भ्रुकुटी में आत्मा है, अंदर एक छोटी पॉइंट ऑफ स्टार है. तो उसको अगर हम बढ़ाएंगे तो उस विजुअलाइजेशन टेक्निक से क्या होगा, हम अच्छी समझो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा तनाव है, आप बहुत दिन भर में एकदम थक गए हैं, तो आप बैठो शांति से और ऐसे इमेजिन करो, ऐसे सोचो, ऐसे संकल्प करो कि आप कहीं बहुत अच्छी जगह पर हो, शायद गार्डन में हो, आपको गार्डन अच्छा लगता हो तो, या फिर आपको अगर समंदर का किनारा अच्छा लगता है तो वहां पर हो, अच्छी हवा आ रही है, एकदम अच्छा म्यूजिक बज रहा है, तो आप इमेजिन करो कि आप बहुत अपने पसंदीदा जगह पर हो. तो विजुअलाइज करना, ये विजुअलाइजेशन यहाँ पर बाहरी लोगों का कहना है, लेकिन हम तो विजुअलाइज कुछ भी कर सकते हैं. हम चाहे तो हम परम धाम जा सकते हैं, चाहे तो हम सूक्ष्म वतन जाके ब्रह्मा बाबा से बात कर सकते हैं, वो तो हमारे लिए बहुत इजी है. तो लेकिन बाहर के लोगों को हम जब बताते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप गार्डन में, बागीचे में चली जाइए, आप समंदर किनारे चले जाइए, आप सोचिए कि आप बहुत अच्छे एक पहाड़ पर हो, या फिर आप नदी के किनारे पर हो. तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे विजुअलाइजेशन हम उनको कराते हैं. तो वो विजुअलाइजेशन उन चीजों को देखते देखते वो अपने तनाव को भूल जाते हैं. तो वो भी एक अच्छा तरीका है तनाव को रिड्यूस करने का. फिर उसके बाद में है मेडिटेशन. मेडिटेशन माना ध्यान, माना डायरेक्टेड कॉन्सेंट्रेशन. पूरा ध्यान जो है वो हमारा अपने चेतन मन जो है वो अपनी चेतना पर, मैं कि मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या गुण है, मेरे पास क्या शक्तियां हैं, मेरे पास कौन कौन से खजाने हैं, ये सारी चीजों का चिंतन करना. फिर अपने पिता के बारे में चिंतन करना, अपनी पांचों स्वरूप के बारे में चिंतन करना. इतना भी अगर करते चलेंगे तो भी धीरे धीरे तनाव दूर होता जाएगा. फिर सातवां है मेक अ लिस्ट ऑफ द टॉप 5 प्रायोरिटीज इन योर लाइफ. माना हमारे जीवन में जो भी अभी इस समय जो प्राथमिकताएं हैं, उन 5 महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं जो है उनको हमको एक लिस्ट बनानी है. क्यों बनानी है, उसका स्ट्रेस से क्या लेना देना है. समझो आज एक आप बाहर से आए हैं और कुछ आपका किसी के साथ में अनबन हुई है और आप उसी में पड़े हो कि वो ऐसे क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी मैंने मेहनत की, ये हुआ वो हुआ, हम वो सोच रहे हैं. अगर ये 5 जो हमारी प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकताएं हैं, इनको अगर हम सोचे तो हमको ये सोचना है महत्वपूर्ण क्या है. अभी जो मेरे साथ गलत हुआ वो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में सोचना मेरे लिए जरूरी है, या ये मेरे लिए जरूरी है, इन चीजों को पूर्ण करना मेरे लिए जरूरी है. तो 5 चीजें अपने जीवन के ऐसे बना के रखिए कि जिनका हम बार बार याद करें कि हमको तो ये बनना है, हमको तो ये करना है, हमको तो इस स्टेज पर जाना है. जैसे अभी वो भाई ने अपना अनुभव सुनाया कि अपनी क्या अवस्था कुछ भी हो, लेकिन अगर हम दूसरों को सकाश देना ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि हम पूर्वज हैं, हम दाता हैं, तो हमको देना है. तो हम अभी लेने के बारे में नहीं सोच सकते, या हमारे पास उतना समय नहीं इन दूसरी चीजों, फालतू की चीजों में अपना बुद्धि योग डालने का. तो हमको अपनी प्रायोरिटीज या प्राथमिकताएं जो है उनको अच्छी तरह से सोच समझ कर लिखनी है. और हमारे पास तो बाबा ने एम ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा दे दिया है, अभी वाला संगम वाला भी दिया है, तो हमको आगे वाला भी दिया है. कितने सारे कार्य हमको करने हैं, तो उन कार्यों को अगर हम लिख के रख दे किसी जगह पर, और कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार किसी प्रसंग के वजह से, किसी इवेंट की वजह से बार बार बुद्धि में आ रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं अरे ये थोड़ी करना है, ये हमारा काम थोड़ी है, हमारा जन्म इसके लिए थोड़ी है, हमारा तो इसके लिए है. तुरंत बुद्धि योग वहां से निकलकर यहाँ आ जाता है. पहले थोड़ा मेहनत लगती है लेकिन धीरे धीरे इजी हो जाता है. तो मेक अ लिस्ट ऑफ टॉप 5 प्रायोरिटीज. अपनी 5 ऐसी प्राथमिकताओं का एक चयन कीजिए और उसको लिखकर रखिए. फिर बाद में पुट थिंग्स इन राइट पर्सपेक्टिव. माना अपने हर चीज जो है अपने जीवन की सभी बातों को अपने ध्यान पर रखे. माना अच्छी तरह से हमको उन चीजों को राइट वे से, राइट वे में जैसे मैंने कहा ना, पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी होनी चाहिए हमारे जीवन में. हर चीज को देखने की हमारा दृष्टिकोण
पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। 9वीं बात उन्होंने ये बताई है, थिंक अबाउट हाउ मच इम्पोर्टेंट वॉट एवर इज स्ट्रेसिंग यू विल बी इन अ वीक। माना क्या कि जो चीज आपको अभी तंग कर रही है, जिस चीज की वजह से आप अभी फिलहाल तनाव में हैं, वो चीज, उस चीज का प्रेशर एक हफ्ते के बाद कितना होगा, एक महीने के बाद कितना होगा, एक साल के बाद कितना होगा। तो उस चीज की एक थोड़ी बड़ी चित्र को निर्माण करना शुरू कर दो, तो हमारे ध्यान में आएगा कि एक हफ्ते के बाद में जो चीज आज अभी बहुत ज्यादा तंग कर रही है, बहुत बड़ी दिख रही है हमको, वो चीज थोड़े दिनों के बाद में क्या होगी, थोड़े दिनों के क्या बाद में क्या हो जाएगी, हमारा बुद्धि उसको ज्यादा सोचेगी नहीं ना, उसको थोड़ा कम समय देगी, महीने के बाद में और कम समय देगी, साल के बाद में तो हम सोचेंगे भी नहीं उसकी चीज के बारे में, जाने तो गया, अपने को क्या करना है करके। तो हमको थोड़ा बड़ा चित्र उसका निर्माण करके देखना है कि ये जो चीजें अभी हमको तकलीफ दे रही हैं, ये चीजें कुछ समय के बाद में क्या ऐसे के ऐसे ही रहेगी? नहीं, समय जैसे परिवर्तित होता है, परिस्थितियां भी परिवर्तित होते रहती है। तो उस चीज के लिए परिवर्तन तो होना ही है। तो उस चीज के लिए अभी से अपने जीवन में इतना उथल पिथल और खुद को इतना तनाव में डालना क्या जरूरी है? इस बात को हमको सोचना है। देखो, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें जो इसमें है वो। फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि सिंप्लीफाई योर लाइफ, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई ना, अपने जीवन को बहुत एकदम सिंपल रखो, कुछ ज्यादा उसमें अपने को परेशानियां नहीं निर्माण करनी है, सरल रखना है। डू यू पुट अप विथ और टेक ऑन, माना व्हाट डू यू पुट अप विथ और टेक ऑन, माना क्या चीजों को हम लोग ज्यादा अहमियत देते हैं, क्या हमारे लिए जरूरी है। जैसे मैंने कहा ना, इन चीजों को डिफरेंशिएट करना हमको भगवान ने पहले से ही सिखा के रखा है। फिर what annoys you, what goes, माना जो चीजें, ये जो लास्ट वाला है ना, ये है अपने आप का एक चार्ट बनाना, किन चीजों से हमको तकलीफ होती है, किन चीजों से हमारा जैसे चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है, कि कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं, कंट्रोल नहीं है। इन सभी चीजों को हमको लिख के रखनी है कि क्या ये चीजें जरूरी है, नहीं है। उसी चीज को सिंपली इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि सिंप्लीफाई करो लाइफ को। तो वो हिंदी की किताब में ऐसे लिखा है कि अपने जीवन को सरल बनाइए। आप क्या पसंद करते हैं, आपको किस बात से परेशानियां होती हैं, जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है उन्हें जाने दें। जो चीजें हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते उनको हमको छोड़ देना है। आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह करें, अपनी संपूर्ण योग्यताओं को काम में लाएं, और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो उसको छोड़ दे, लेट इट गो, उसको छोड़ दे। ये जीवन में हमको पक्का अपनाना है। तो इसमें से लास्ट की जो 6 तक तो चलो मसाज की बात छोड़ दो, लेकिन बहुत जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आप अपना सकते हैं, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, ये तो है ही हमारे जीवन में। लेकिन 8वां भी हम लोग बहुत बार अपने जीवन में रखते हैं कि हमको पता है ये ड्रामा है और कल्याणकारी है, हर चीज में कल्याण समाया हुआ है। तो हम लोग भी एटलीस्ट बीकेस तो इसको छोड़ ही देते हैं, लेकिन हमको फिर भी लोगों को ये चीज को बताना है कि हर चीज में कल्याण समाया हुआ है। 9th 10th और 7th, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में अगर हम रखेंगे तो बहुत, जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत हमको अभी होती है बीके जीवन में भी, कई बार क्यों क्यों के प्रश्न पढ़ते हैं ना, तो वो भी निकलना सहज हो जाएंगे। इस बात को आप एग्री करते हैं? Yes, बहनों, यस yes, बहन। तो अभी हम आते हैं 5.4 पर, जहां पर आपको लेवल्स ऑफ स्ट्रेस बताए गए हैं। स्ट्रेस का एक लेवल होता है कि ऐसे नहीं हर चीज तुरंत स्ट्रेसफुल नहीं होती है, उसमें एक लेवल शुरू होता है, और वो लेवल्स जो हैं वो 5 अलग अलग लेवल्स बताए गए हैं। अभी आपकी किताब में उसको मैं ये चार्ट आपके साथ, इसके बाद में वाला चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 अलग अलग हैं, जिसको सबसे पहले मार्जिनल कहा गया है। मैं इस स्लाइड के बाद वाला स्लाइड आपके सामने रखती हूँ। तो
मार्जिनल होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप ये कर्सर देख पा रहे हैं ना? यस दीदी। हाँ, तो देखिए सबसे पहले जिसको अल्प तनाव कहा, मतलब बहुत कम तनाव होता है, अंडरलोड जिसको कहा गया है, तो यहाँ इनएक्टिव है, मतलब कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। हाँ, ये करना है, सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है, कपड़े वपड़े धोने हैं, काम पर जाना है, ये अपना रूटीन है। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, टू लिटिल स्ट्रेस है, ठीक है, कुछ है ही नहीं। जैसे कभी कभी कुछ कभी होता ही नहीं, तो हम लोग भी अभी लॉकडाउन में तो कई लोग तो जैसे बहुत आलसी हो गए, तो इनएक्टिव स्टेज में आ गए। तो ये मार्जिनल स्ट्रेस जब होता है तो हमारा परफॉर्मेंस, ये बाद में आपके आप लेसन पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में बराबर से आ जाएगा। तो जो परफॉर्मेंस है, माना हमारी कार्य क्षमता है, ये इस लाइन पर दिखाई है। ये जो सीधी लाइन है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, परफॉर्मेंस माना हमारी कार्य क्षमता। ये आपकी किताब में नहीं है, आप इसको जब ये आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो आप ये जो चार्ट है या ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को पक्का एक पेपर पे बना के रख दीजिए साइड में। आपके ये पूरा 5.4 एकदम इजी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, खत्म। वो पूरा लेसन उसमें पूरा ये आ जाता है, सेक्शन आ जाता है, सब सेक्शन आ जाता है उसमें। तो देखिए बहुत कम स्ट्रेस है, बहुत कम तनाव है, तो हमारा परफॉर्मेंस कहाँ है, नीचे है। हम ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे, एकदम कम परफॉर्मेंस है हमारा, हम इनएक्टिव है, हम कुछ कार्य नहीं कर रहे। यहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस कितना होता है, सिर्फ 40%। ओनली 40% ऑफ परफॉर्मेंस इज देयर। अब ये आपकी किताब में बहुत अलग अलग तरीके से दिया गया है, उसको जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है करके। हिंदी की किताब में नहीं है शायद, हिंदी वाले भाई बहने हैं? बहन मराठी वाले। मराठी वाले ये सब? हाँ, मैं मराठी वाले हूँ। नहीं, हिंदी वाले हैं। हाँ जी, मराठी है ज्यादा, अच्छा, मराठी वाले जास्त है, ज्यादा मराठी अच्छा। है। नहीं, हिंदी, तुम मैं हिंदी मीडियम अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ तो हिंदी सब सकते हैं। तर तुमच्या पुस्तकात ना हे पर्सेंटेज दिलेले नहीं है, आपकी किताब में ये परसेंटेज लिखा हुआ नहीं है। ये हमको अलग से जब लेसन्स थे तो उसमें था, तो ये मेरा स्लाइड तब का बना हुआ है जिसको मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप देखना कि हमारा परफॉर्मेंस जो है ना 40% होता है। आप ऐसे लिखो, देखो आपको मार्क्स पक्का मिलना है। तो सबसे पहले आता है मार्जिनल स्ट्रेस आता है, जिसमें 40% परफॉर्मेंस होता है पब्लिक का। यहाँ पर क्या है, ज्यादा हमारी यूसेज नहीं होती, हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, शरीर के अंगों को भी यूज नहीं करते, ब्रेन को भी यूज नहीं करते, ऐसे डोंट वरी वाला हमारा एटीट्यूड रहता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट आता है यूस्ट्रेस। अभी यूस्ट्रेस या ऑप्टिमल यूस्ट्रेस माना थोड़ा सा ऊपर, माना जितना जरूरी है, नहीं आज ये करना ही है, जैसे आज एक एक्स्ट्रा काम थोड़ा करना ही है, तो थोड़ा सा एक पुश मिल जाता है। यूस्ट्रेस को हमेशा लाभदायक या अच्छा बताया गया है। इट इज अ वेरी यूजफुल और व्हाट यू से क्या कहते हैं, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव होता है, वो मोटिवेट करता है, आपको बहुत ज्यादा प्रेरणाएं देता है, तो उसको लाभदायक बताया गया है। और मार्जिनल क्या है, इनसिग्निफिकेंट स्ट्रेस होता है, मतलब कुछ बर्डन नहीं, कुछ आपको टेंशन नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ठीक है यार हो जाएगा, कल सुबह उठेंगे मम्मी खाना बना के दे देगी, पत्नी खाना बना कर दे देगी, हो जाएगा अपना। जैसे एम्प्टी माइंड होता है हमारा ब्रेन, मन जो है ना वो खाली रहता है, किसमें, मार्जिनल में। यूस्ट्रेस क्या है, पॉजिटिव, माना सकारात्मक होता है और प्रोडक्टिव भी होता है, माना लाभदायक भी होता है, इससे हम किसी कार्य को करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं, वो है यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस में क्या हो जाता है, 70% हमारा परफॉर्मेंस, माना हमारा कार्य क्षमता जो है वो 70% रहती है, हम अच्छा कार्य करते हैं बहुत अच्छी तरह से। इसलिए ये जो ये है लाइन है, ये ऊपर की तरफ हम ग्राफ में देख रहे हैं, तो ये ऊपर आ जाता है, माना थोड़ा हमको प्रेशर पुश मिलता है और उससे हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। फिर उसको कहा है यू स्ट्रेस या यू तनाव कहा है। बाद में है ऑप्टिमल माना थर्ड, जिधर यहाँ पर आता है ये थर्ड, ऑप्टिमल माना जितना जरूरी है उतना। यहाँ पर हमने हिंदी में क्या है, मराठी में क्या है,
ऑप्टिमल माना अनुकूल, माना जितना जरूरी होना चाहिए उतना। कहते हैं ये तनाव की वह अवस्था है जहां तक व्यक्ति सक्रिय रहता है और सर्वाधिक अच्छा परिणाम देता है ना। इससे थोड़ा ज्यादा होता है, 100% परफॉर्मेंस आता है। ऑप्टिमल माना इतना तो आदमी सहन कर सकता है। युस्ट्रेस कुछ काम करणे के लिए, जैसे हम बोलते ना बच्चों को, नाही तुला केलं पाहिजे, तू करू शकतो, तू तुझ्याच्याने हे होणारच आहे, तू चांगला आहेस, कर म्हणून, एवढं आपण बोलतो। पण ऑप्टिमल मध्ये या फिर अनुकूल जो होता है, जिसको हम ऑप्टिमम स्ट्रेस कहते हैं, वहां पर हमारा कैसे हो जाता है, नहीं करना ही चाहिए तेरे को, थोड़ा उसको और पुश ज्यादा दे देते हैं, हम उसको करना ही है ना, करो आप कर सकते हैं और करना ही है, ऐसा जब कहते हैं तो व्यक्ति आपको 100% परफॉर्मेंस देता है। तो वहां पर हमारा परफॉर्मेंस है वो पीक पर है, 100% ऑप्टिमल स्ट्रेस है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फटीग माना थोड़ा सा थकावट आने की चांसेस यहाँ पर दिखाई देती है। तो ऑप्टिमल या अनुकूल जो तनाव है उसको उन्होंने कहा है कि वह अवस्था है जहां व्यक्ति सक्रिय है, माना ज्यादा काम करता है और सर्वाधिक अच्छे परिणाम देता है। अभी वहां से हमारा ग्राफ नीचे की ओर जाएगा। क्या होता है उसके बाद में, उसके बाद में एक बार बोला और बच्चे ने अच्छा किया, ठीक है, लेकिन बार बार अगर बच्चा बोलता है या कोई बोलता है कि हाँ मैं 90% 90% मी आणू शकतो, तर तो 90% म्हणजे त्याच्यासाठी 100 झाले, कारण त्याची कॅपॅसिटी 90% है, उसकी कैपेसिटी 90% की है, तो उसके लिए वो 100 है। लेकिन हमने अभी क्या किया देखो, नहीं 95 96 आला पाहिजे, इतने % आने ही चाहिए। हम क्या करते हैं, ज्यादा पुश करते हैं, वहां पर वो बच्चा या वो व्यक्ति एग्जॉस्ट होता है, माना वो थक जाता है। नहीं, आप 8 घंटा नहीं पढ़ना है, आपको और 2 घंटा बढ़ाओ, अजून थोड़ी मेहनत कर, लिहून काढ, वाचन कर, मला त्याच्यानंतर पाठांतर दे, ना हम वो बच्चे को और एग्जॉस्ट करते हैं, उसको और काम करने को बोलते हैं, टू मच स्ट्रेस देता है, ओवरलोड हो जाता है। ये भी पढ़ो, क्लास को भी जाओ, ट्यूशन को भी जाओ, टीचर आके भी पढ़ाएगी, तुम भी पढ़ो, मुझे भी बताओ क्या किया, इतना जब आप उसके ऊपर एग्जॉशन डालेंगे तो वो होता है तनावग्रस्त स्थिति या एग्जॉस्टेड स्टेट, या फिर उसको कहते हैं स्ट्रेस्ड स्टेट। ठीक है, आपकी किताब में है, किताब में है, लेकिन ताणलेली स्थिती त्याच्यामध्ये सांगितलंय त्यांनी, म्हणजे आपण चांगल्या ताणतो ना, प्रतीचा तणाव. ते मूल, त्या मुलाचे 90% पर्यंतची कॅपॅसिटी आहे, जे त्याच्यासाठी 100% आहे, पण आपण म्हणतोय नाही 90 नाही पाहिजे, 95 पाहिजे, 96 पाहिजे, मग तिथे त्याला ताणून धरलं ना आपण। हाँ, म्हणून ते तनाव स्थिति किंवा स्ट्रेस स्टेट होता है। और उसके बाद में क्या हो जाता है, उसके बाद में डिस्ट्रेस होता है। डिस्ट्रेस या अत्यधिक दुख, माना बहुत ज्यादा, हम लोग सुन ही नहीं रहे, वो बच्चा एग्जॉस्ट तो थक तो गया ही है, लेकिन क्यों नहीं मिला, मिलना चाहिए था, तूने हिम्मत नहीं, तूने हिम्मत हारी, तूने कष्ट नहीं किए, अभी ये कर वो कर, उसको इतना थका देते कि वो जैसे टूट ही जाता है। इसलिए यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाता है, पूरा टूट जाता है। वहां पर उन्होंने क्या किया, अत्यधिक दुख, एकाग्रता और विचारों के स्पष्टता की कमी हो जाती है, वो सोच ही नहीं सकता है मैं क्या करूं, उसको समझ में ही नहीं आता है। तो हमने देखा अगर व्यक्ति को स्ट्रेस टेस्ट में, माना यहाँ पर जहाँ एग्जॉशन है, जहाँ पर वो अत्यधिक उसको तनाव दिया है, वहां पर उसकी कार्य क्षमता जहाँ 100 थी वहां 50 पर आ गई, और डिस्ट्रेस में तो वो इतना थक जाता है वो कुछ करता ही नहीं, मरने तो बोलते जाने तो, तुमको करना है तुम करो, मेरे से तो होने वाला नहीं है। जहाँ वो 90% लाने वाला था वो भी गया, छोड़ देता है, वो उसको याद नहीं आता एग्जाम के टाइम में क्या लिखना है, क्या पढ़ा था वो समझ में नहीं आता है, और वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, उसकी सारी जो कार्य क्षमता है वो 0 हो जाती है। तो ये है स्ट्रेस के लेवल्स। समझ में आए? समझ में है। हाँ, इजी है, मैंने इसलिए उसको कर्व में ही डाल दिया, कर्व में ही डाल दिया, जिससे कि आपको इजीली समझ में है। और यहाँ पर लेवल्स हैं, ये है ना इमोशंस के लेवल्स है उसके साथ में। पहला जो है ना, फील्स ग्रेट, ब्लिस, काम एंड हैप्पीनेस, माना कुछ काम नहीं है ना पहले इसमें। अपना पहला कौन सा है, पहला है मार्जिनल स्ट्रेस, कुछ जैसे बहुत कम अल्पकालीन एकदम अल्प तनाव है, तो फिर
हाँ एकदम आनंद में है, क्या करना है, खाना खाना है, बस चबाना है, बस थाली सामने आने वाली है, खाना बन के सामने आ जाएगा, कपड़े इस्त्री करके आ जाएंगे। तो हमारी अवस्था कैसी है, हम एकदम खुशी में है, शांति में है, एकदम आनंद में है। दूसरा है फील्स गुड, यू स्ट्रेस में, यू स्ट्रेस में हमको थोड़ा अच्छा लगता है। क्यों, कोई अपने को बोलता है नहीं भाई आप करो, आपको करना चाहिए, आप कर सकते हो, तो हमको अच्छा लगता है, हाँ भाई हमको तो थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ी प्रोत्साहन मिला, तो अच्छा फीलिंग आ जाता है, फील्स गुड। थर्ड में क्या है, फील्स लिटिल स्ट्रेस बट नॉट बैड स्ट्रेस। जब ये तीसरा क्या है हमारा, ऑप्टिमल, हमने थोड़ा सा उसको पुश किया है कि आप अभी 100% करो, तो थोड़ा पुशिंग की वजह से स्ट्रेस महसूस होता है, लेकिन बुरा स्ट्रेस माना वो समझता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, इतना थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा वरना मैं पास कैसे होऊंगा। तो इस तरह की फीलिंग थर्ड लेवल में होती है, कहाँ पर, अनुकूल, जहां पर ऑप्टिमल स्ट्रेस है। जब आप आते हैं स्ट्रेस स्ट्रेस में, माना तनाव के पोजीशन में आते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी टू फोकस, यार कितना ये लोग प्रेशर दे रहे हैं, फिर भी वो एकदम चिंता शुरू हो जाती है, हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं, अभी कैसे करूं, मैंने बोला तो था मेरे से 100 यहाँ पर 90 तो आ ही जाएंगे, लेकिन ये लोग तो मुझे बोल रहे हैं 96, कैसे करूं, चिंता होना शुरू होता है। और जब हम पूरा टूट जाते हैं, जब अत्यधिक दुख होता है या तनाव होता है, तो हमारे अंदर सबसे पहले इरिटेशन, बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, हम लोग सब छोड़ देते हैं, हमको झगड़ा करने की इच्छा होती है, सबको एकदम पूरा मना सब खराबी कर देते हैं, एकदम नेस्तनाबूद कर देते हैं। तो ये हमारे फीलिंग्स या इमोशंस उस समय ऊपर नीचे जाते रहते हैं, ये इस चित्र में बताया है। और ये स्ट्रेस कर्व है, बस इस स्ट्रेस कर्व को बुद्धि में आप रखो, एक बार कैच करके रखो, और आपका पूरा आंसर रेडी है, लेकिन आपको तो लिखना नहीं है। सो फिर भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो अच्छे से आप उसको प्रेजेंट कर सकेंगे, ठीक है। हेलो, ठीक है, याद बेन ओम Yes, शांति ma'am. बरोबर है। हाँ जी। थोड़ा तो मुझे ठीक भी है, ठीक है। छुट्टी, मुझे भी थोड़ा सा दिया करो, क्योंकि मैं अकेली बात कर रही हूँ। ठीक है। 5.5 पर आते हैं। 5.5 में टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बताया है, स्ट्रेस के प्रकार बताए हैं, तनाव के प्रकार बताए हैं। आवाज नाही येत आहे. आता येतोय? हो येतोय. येस दीदी. हा, येतोय, तर येतोय. 5.5 मध्ये तणाव के प्रकार बताए हैं। तिकडे जाऊ तर पहिले देईल. काय झालं? ओके, तर प्रकार जो प्रकार हैं तनाव के, ये डॉक्टर काल ने एक्सप्लेन किए हैं, उन्होंने 4 अलग अलग प्रकार के तनाव बताए हैं। 1979 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, स्ट्रेस एंड मैनेजर्स करके, बहुत बढ़िया किताब है। उसमें उन्होंने पूरा मैनेजमेंट दिया है कि किस तरह से तनाव को मैनेज करना चाहिए करके। तो ये 4 प्रकार हैं, इसको ना बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं। मैं एग्जाम में उसको ऐसे याद करती थी। अभी 4 प्रकार है तो इंग्लिश में, अभी आप लोगों की किताब में वो अलग अलग होगा ना, समय, अनुमान, परिस्थितिगत और सामना करने का तनाव। हम तो इसको ऐसे पढ़ते थे, EAST, ईस्ट, इसको ईस्ट बना के रखा था मैंने, एनकाउंटर, एंटिसिपेटरी, सिचुएशनल और टाइम स्ट्रेस, ऐसे। अभी 4 प्रकार से हमको स्ट्रेस आते हैं या प्रकार के स्ट्रेस आते हैं। सबसे पहले उन्होंने शुरू किया है टाइम से, है ना, समय से। हमको समय का, अगर समय कम हो या हम समय को सीधी तरह से अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाए तो तनाव आता है। फिर दूसरा कहा है कि एंटिसिपेटरी, एंटिसिपेशन करना माना अनुमान लगाना, किसी भी चीज का अनुमान लगाते हैं हम। तो जब अनुमान लगाते हैं तो हम भविष्य में चले जाते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। तो ये भविष्यवाणी करने में हमको स्ट्रेस आता है कि अरे ये एग्जाम में ये आ सकता है, तो ये आएगा तो मुझे नहीं, अगर आएगा तो मैं कैसे आंसर लिखूंगी, मेरे ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर मुझे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कम मिलेंगे तो क्या करूंगी। तो एंटीसिपेशन माना अनुमान लगाना।
फिर है सिचुएशनल में माना परिस्थितिगत, माना कोई परिस्थितियां ऐसे हो जाती हैं जिनके वजह से जिनकी मेमोरीज हमारे साथ रहती हैं, या जिस क्षेत्र में हम कार्य करते हैं वो क्षेत्र ऐसा होता है कि रोज ऐसी ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है, तो हमको उसका भी तनाव आता है, उसका भी स्ट्रेस आता है। उसके एग्जांपल्स मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। फिर रहता है एनकाउंटर स्ट्रेस। एनकाउंटर स्ट्रेस को उन्होंने कहा है कि सामना करने का तनाव, माना किसी भी चीज को हम सामना कैसे करेंगे, उसको उसके सामने जाने का, समझो अभी एग्जाम को फेस करने का, सामना करने की भी हमको जैसे तनाव आता है, स्ट्रेस आता है या टेंशन आती है, तो ये भी एक प्रकार से उसका कारण बनता है या प्रकार बनता है। तो स्ट्रेस को पहले डिवाइड करते हैं कि किस प्रकार का स्ट्रेस इस व्यक्ति को आया है, और फिर उसको जैसे उसको मैनेज करने के, उसका प्रबंधन के उसको मार्ग बताए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार हैं, टाइम, एंटिसिपेशन, सिचुएशनल और एनकाउंटर, ये 4 प्रकार हैं। तो हिंदी में समय का तनाव, अनुमान पर आधारित तनाव, परिस्थितिगत तनाव और सामना करने का तनाव, किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी प्राणी का सामना करने से भी तनाव आ सकता है। अभी इन चीजों को एक एक करके हम देखेंगे। टाइम का मतलब मैंने बताया, एज द नेम सजेस्ट, देयर इज अ प्रेशर टू बी टाइम बॉन्ड, है ना। उतने समय में नहीं हुआ तो क्या होगा, जैसे अभी ये डिलीवरी बॉयज होते हैं हमारे यहाँ, देखते हैं ना हम लोग कि भाई आधे घंटे में आ जाएगा। ये पिज्जा वाले, कई बार एड्स देखे होंगे आपने कि भाई हाफ एन आवर में देना है, या ये इतने टाइम में पहुंचाना है। या हमको भी कई बार ऐसे होता है कि हमको इतने समय में पहुंचना ही है, ये इतने समय में करना ही है। तो ये टाइम बॉन्ड जो होता है, टाइम का स्ट्रेस होता है कि इतने समय में नहीं हुआ तो, अगर फियर आता है, देखो, सेंस ऑफ फियर टू कंप्लीट समथिंग विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, उतने समय में हम नहीं कर पाए तो फिर लोग हम पर हंसेंगे, लोग हमको बोलेंगे अरे तुम्हें तो कोई स्किल्स ही नहीं है, तुम्हें तो कोई कैपेसिटी नहीं है, तुम ये करने के लायक ही नहीं हो, ऐसा कुछ तो बोलेंगे। ऐसा समय का हमको प्रेशर आता है। सिचुएशन का माना कोई भी परिस्थिति का प्रेशर आना। एनकाउंटर, जैसे मैंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सामना करने का, कैसे हम उस व्यक्ति को सामना करें। कई बार होता है ना कि हम अपनी बड़ी दीदियों के सामने जाने से डर जाते हैं, या फिर अपने बॉस के सामने जाने से डर जाते हैं, या बच्चे होते हैं तो वो अपने टीचर के सामने जाने से या प्रिंसिपल के सामने जाने से डर जाते हैं। तो एनकाउंटर, इनके साथ कुछ ना कुछ हमारा, जैसे अभी वो कुछ बोलेंगे, सामना करना उनको डर लगता है, उनको लगता है कि मेरे से कोई गलती हो जाएगी, तो वो स्ट्रेस आना। और फिर एंटिसिपेशन माना किसी भी आने वाली, अभी तो हुई नहीं, आने वाली परिस्थिति को पहले से ही अनुमान लगाएंगे और पहले से ही वो जैसे सर पर प्रेशर लेके बैठ जाएंगे। तो इन चीजों को हम एक एक करके लेते हैं। तो टाइम का फिर से वही बात, टाइम स्ट्रेस जो है समय के तनाव से ग्रसित है। ऐसे बताया कि समय की वजह से हम जैसे ग्रस्त हो जाते हैं कि टाइम नहीं है, हम कब करेंगे, हमसे कभी होगा। अभी जैसे अभी आपको होगा ना एग्जाम का भी, कि एग्जाम अभी नजदीक आ रही है, ये सब पूरा सारा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, इसको कैसे हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो टाइम स्ट्रेसेस व्हेनेवर यू वरी अबाउट टाइम और द लैक देयर ऑफ, माना आपके पास समय कम है तभी भी आपको उसका टेंशन आता है, या फिर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तभी भी आपको उसका टेंशन आ जाता है। तो उसको मैनेज कैसे करना है, तो आपको जहाँ समय के तनाव का प्रबंधन तुरंत दिया गया है, जहाँ पर आपको समय का तनाव बताया है, वहीं पर उसका प्रबंधन कैसे करना है वो भी बताया गया है। तो उसका सबसे पहले जो तरीका है वो है लर्न गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। समय का प्रबंधन करने की कला हमारे अंदर आनी चाहिए। बाबा कहते हैं ना, समय का खजाना सबसे बड़ा है, तो हमको समय को इस्तेमाल किस तरीके से करना है ये आना चाहिए, खुद को हमको सेट करना आना चाहिए। तो गुड टाइम मैनेजमेंट हमको आना चाहिए, तो हम समय का हमको तकलीफ नहीं देगा। नहीं तो जैसे होगा ना, तो वो कहते हैं ना कि अभी तीसरी घंटी भी बज गई, कब पुरुषार्थ करोगे, कब होगा। तो ये सब हमको अगर नहीं होना चाहिए, तो हमको एक्स्ट्रा टाइम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में से भी निकाल के कोई ना कोई काम हमको करना है। फिर
मेकिंग टू डू लिस्ट ऑफ वर्क्स इन स्टिपुलेटेड टाइम, माना हमको क्या क्या करना है, आज के दिन में क्या करना है, इस हफ्ते में हमको क्या करना है, इस महीने में हमको क्या करना है, इसकी लिस्ट हम बना के रखें। जैसे छोटे बच्चे अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं ना, वैसे हमको भी अपना एक टाइम टेबल बनाना है कि ये कार्य हमारा होना चाहिए, मेरी इस बुक का ये यूनिट आज के दिन में या इस हफ्ते में मेरा पढ़ के होना चाहिए। तो उससे आपका टाइम का स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। द अर्जेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स बेस्ड ऑन प्रायोरिटाइजेशन, माना जरूरी क्या है, अर्जेंट क्या है, अभी अर्जेंट क्या है, एग्जाम्स हमारे अर्जेंट है, या हमारे घर का काम हमारे लिए अर्जेंट है, या हमारे फैमिली मेंबर कोई बीमार है वो उसको अटेंड करना अर्जेंट है, या योग करना अर्जेंट है। ये अर्जेंसी किस चीज की है, प्रायोरिटी, माना उसको महत्व कौन सी चीज को देना है, ये भी हमको आना चाहिए। कई बार हम कहते हैं ये रोज का काम है, ये होना ही चाहिए, उस चीज को रहने दो, लेकिन वो चीज अगर इम्पोर्टेंट है तो उसको करना भी जरूरी है। और फिर लर्न हाउ टू क्रिएट मोर टाइम इन योर डे, अपना दिन तो 24 घंटे के ऊपर बढ़ेगा नहीं, तो हमको हमारी उस दिनचर्या में अपने समय, अपने लिए या उस जरूरी काम के लिए समय निकालना पड़ेगा, उस समय को निर्माण करना पड़ेगा। मतलब कोई 24 के आगे 25 घंटा नहीं होता है। कैसे निर्माण होता है, कुछ समय हमको थोड़ा जैसे भोजन बनाने का समय है, या फिर कहो आपका कुछ दूसरा कार्य करने का समय है, उसमें से थोड़ा 5-5 मिनट निकाल लो। तो 3-4 चीजों में से 5-5 मिनट निकाल लिए आपने, तो आपके पास आधा घंटा बन गया, तो आधा घंटा आपने निर्माण कर लिया। आपकी नींद में से आप 10 मिनट निकाल लो, आपके एक्सरसाइज में से आप 5 मिनट निकाल लो, आपके भोजन खाने के समय में से थोड़ा सा टाइम निकालो। तो टाइम को निर्माण करना है जिससे कि समय का तनाव या हमको नहीं आएगा। फिर उसके बाद में एंटीसिपेटरी स्ट्रेस जो है, माना अनुमान लगाने का, जो हमारा अनुमान पर आधारित जो हमको तनाव होता है, या अनुमानित या तनाव जो है, उसका मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि किसी भी चीज का आगे घटने वाली घटनाओं के बारे में सोचकर उस चीज के बारे में तनावग्रस्त होना, माना एंटीसिपेटरी स्ट्रेस दैट एक्सपीरियंस कंसर्निंग अबाउट द फ्यूचर इस शब्द पर पूरा ध्यान है एंटीसिपेशन का। समटाइम्स दिस स्ट्रेस कैन बी फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक इवेंट्स such as upcoming presentation that going to give or etc. जैसे अभी ये तो प्रेजेंटेशन का बोला है, तो आपका एंटीसिपेटरी स्ट्रेस हो सकता है आपकी एग्जाम जो आने वाले हैं, तो कैसे होंगे, क्वेश्चंस कैसे होंगे, इजी होंगे कि नहीं। माधवी बहन ने तो अभी बोल दिया कि मैंने टफ सेट किया था, लेकिन वो बात बहुत पुरानी है। आई विल से मोस्ट 5 साल पहले की बात है जब मैंने वो सेट किया था, जब भी YCMA के कोर्सेज शुरू हुए थे, बट तब तक शायद वो सारे हो भी गए होंगे, कुछ और एग्जाम्स में आएंगे। तो अभी से एंटीसिपेट नहीं करना कि ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, छोटा छोटा ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर फेल हो जाएंगे, ऐसा होगा, ऐसे नहीं सोचना है। तो उसको मैनेज कैसे करना है, उसको मैनेज करने के लिए कहते हैं यूज पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक। खुद मना विजुअलाइज करो, किसी चीज का चित्रीकरण करो। इसके लिए सूरज भाई हमेशा अच्छी बातें बताते हैं कि आप लोग ऐसा चित्र निर्माण करो अपने सामने कि आपकी एग्जाम्स एक मिनट, हाँ, आपकी एग्जाम्स हैं, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रिपेयर किए हुए हैं। तो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे तो एंटीसिपेशन, हाँ मैंने अभी मैं ये पढ़ रही हूँ ना, तो ये पक्का आना है। तो ऐसे विजुअलाइजेशन करने से आपको उसको उन चीजों को एकदम राइट जगह पर रख सकेंगे और स्ट्रेस कम आएगा। क्रिएट कॉन्फिडेंस ऑफ अपकमिंग इवेंट, खुद में इतना आत्मविश्वास निर्माण कीजिए कि चलो कल कुछ भी आने दो, कोई भी क्वेश्चन आने दो, मेरी तो प्रिपरेशन एकदम फुल हुई है, मुझे कुछ चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मैंने सब पढ़ा है और सब कुछ मुझे आता है, मैं आराम से इसको अटेंड कर सकती हूँ, कोई भी परिस्थिति आवे कोई हर्जा नहीं है करके। जिसके लिए बाबा हमेशा कहते हैं कि आपको तैयार होकर रहना ही पड़ेगा, कोई भी चीज सामने आ सकती है।
फिर यूजिंग मेडिटेशन टेक्निक्स। मेडिटेशन टेक्निक्स क्यों? कि बहुत ज्यादा जब हम एंटिसिपेशन करते हैं, माना भविष्य के बारे में सोचते हैं और कई बार गलत अगर सोचना शुरू कर देते हैं तो उससे हमारे अंदर नेगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं, नेगेटिव हार्मोन्स आते हैं, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और शरीर हमारा एकदम कमजोर हो जाता है। तो मेडिटेशन टेक्निक को इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है? मेडिटेशन का अर्थ होता है पॉजिटिव ऑटो सजेशंस टू योरसेल्फ, खुद को सकारात्मक चिंतन, खुद के बारे में सकारात्मक चिंतन करना माना मेडिटेशन। हम मेडिटेशन में क्या करते हैं? मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र हूँ। जब हम खुद के लिए अच्छा सोच रहे हैं, ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान सागर की संतान हूँ, ज्ञान का सागर है और उसकी मैं संतान हूँ, मास्टर ज्ञान सागर हूँ, तो क्या मेरे पास सारा ज्ञान नहीं होगा? सारी शक्तियां मेरे पास नहीं होगी? तो ये खुद के लिए अच्छा अच्छा सोचना ये आगे के स्ट्रेस को कम कर देता है कि सब कुछ तो मेरे पास है तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर फोर्थ कहते हैं टू ओवरकम ऑन फियर ऑफ फेलियर। जो हमको डर रहता है ना कि हम हार जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, हम नापास हो जाएंगे, इस डर पर हमको जैसे ओवरकम करना है, उस पर हमको क्या कहते हैं, प्रभुत्व मिला प्राप्त करना है कि नहीं? बाबा का वरदान क्या है हमारे लिए? विजयी भव कहा है, निर्विघ्न और विजयी, माना कोई विघ्न हमारे किसी भी कार्य में आएगा नहीं। भले आगे वाला कार्य है, आएगा नहीं, और आएगा तो भी उसको समाप्त करके उस पर विजय प्राप्त करने की हमको भगवान का वरदान मिला हुआ है। तो ये बात हमको हमेशा उस डर से, उस फियर से हमको दूर रखेगा। कौन से? फेलियर की, कि अगर फेलियर हुआ भी बाई चांस, वो भी हमको तैयारी रखनी कि अगर फेलियर हुआ भी तो भी क्या याद रखना है? कल्याणकारी है सब कुछ, ड्रामा में जो कुछ भी है वो कल्याणकारी है। तो इन चीजों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो एंटीसिपेटरी स्ट्रेस जो है, अनुमानित तनाव जो हमको आता है, इस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है सिचुएशनल, माना परिस्थिति जन्य, परिस्थिति जो के वजह से निर्माण किया गया। अभी ऐसी कई परिस्थितियां होती हैं जहां पर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता है। जैसे अभी आप देखो कि अभी के फिलहाल के सिचुएशंस में आप देखेंगे, अगर अभी रिसेंटली हमने जो देखा था कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है, मार्केट्स वगैरह में होती है, या हम लोग हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं कि बेड्स नहीं मिलते हैं पेशेंट्स को, तो पेशेंट के रिलेटिव बहुत पैनिक हो जाते हैं, हम लोग को प्रेशर डालते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हम भी मजबूर होते हैं, उस समय मजबूरी होती है। हम कई बार ऐसी सिचुएशन लोगों के लिए भी क्रिएट करती हैं। घर में भी कई बार क्राउड, देखो मैंने सिचुएशंस यहाँ पे लिखे हैं कि घर का काम है, होमवर्क माना वो वाला होमवर्क नहीं, कि घर का काम कुछ बढ़ना, ये भी हमारे खाते में नहीं रहता है। या फिर कई बार सरप्राइज टेस्ट होती है बच्चों के लिए, वो एक उनके लिए प्रॉब्लम होता है, उनके लिए बड़ी सिचुएशन होती है, डर जाते हैं, अरे बाप रे अभी एग्जाम, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। जैसे अभी अभी वैशाली बहन का हुआ स्टार्टिंग में, मैंने सिर्फ पूछा कि आप लोगों ने पढ़ा क्या, तो वो तो है ना वैशाली बहन, यस दीदी। कॉफी पे हंस रही हो, कब से 7:30 बजे से हंसी रही है। हाँ, तो ऐसे है कि सरप्राइज टेस्ट होगा, तो वो सिचुएशन का स्ट्रेस, भले यहाँ स्ट्रेस लिखा है उन्होंने लेकिन अच्छे से लिया, वो हंस रही है, शी इज एंजॉयिंग, दैट्स नाइस। फिर घर पे बहुत ज्यादा भीड़, क्राउड एट होम, ये भी सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं तो हमारे जैसे अरे बाप रे अभी इनको कहाँ संभालना है, इनका कहाँ से भोजन करना है, अभी हमारी सारी धारणाएं कैसे इनको मैनेज करेंगे, फिर वो भी एक सिचुएशनल स्ट्रेस होता है। क्वारल बिटवीन पेरेंट्स, कई बार माता पिता के बीच में झगड़ा हो जाता है, ये भी एक स्ट्रेस बनता है बच्चों के लिए। बच्चे समझ नहीं पाते कि क्या करना है, इनके झगड़े को कैसे हमको रोकना है। तो पेरेंट्स है, मदर, ये ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, बच्चों के बीच में झगड़ा होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग स्कूल में देखो, बच्चे अचानक से बहुत ज्यादा शोर करना शुरू हो जाते हैं, तो टीचर क्या करेगी, कितना हैंडल करेगी? आप स्टेशन पे हैं, एक ट्रेन कैंसिल हो गई, तो पूरी जैसे भीड़ बढ़ जाती है, दूसरी ट्रेन आएगी, क्या और कैसे हैंडल करेंगे? पॉसिबल नहीं होता है। तो सिचुएशनल स्ट्रेस व्हेन अ स्कैरी सिचुएशन दैट
कैन नो कंट्रोल ओवर, ना जिस पर किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो एक इमरजेंसी होती है, तो उसमें भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो उसमें हमको क्या करना है, उसको कैसे मैनेज करना है? उसके लिए लर्न टू बी मोर सेल्फ अवेयर, है ना, खुद के बारे में थोड़ा अवेयरनेस थोड़ा ज्यादा रखो। क्या खुद के बारे में अवेयरनेस रखनी है हमको? आप बताओ क्या अवेयरनेस होनी चाहिए हमको हमारे बारे में? ये सब ज्ञान से रिलेटेड चीजें हैं, बताइए। मैं तब तक पानी पी लूं, बताइए। आप अपने माइक्स ऑन रख सकते हैं। सिचुएशंस मैंने आपके सामने रखी है और आपको मैं बोल रही हूँ कि आपको थोड़ा और अवेयर रहना है। कुछ नहीं करना है। क्या हुआ, सब लोग चले गए? उनको अच्छी बातें सुनाना है। किसको अच्छी बातें सुनाना है? अच्छी बातें जो है रिलेशन में वो सुनाना है, उससे स्ट्रेस कम हो जाएगा। ओके, नहीं अभी यहाँ पे सेल्फ अवेयर है, माना खुद के बारे में जागरूक होना है हमको। तो मोर सेल्फ अवेयर माना खुद के बारे में थोड़ा सा अवेयर को हिंदी में क्या कहेंगे, मराठी में, हिंदी में क्या कहेंगे? जागृत होना चाहिए। जागरूक होना चाहिए या महसूसता आनी चाहिए खुद के अंदर कि क्या है, मैं कौन हूँ। इस बात की हमारे अंदर थोड़ी जागृति आएगी ना, तो ये सारा मैनेज करना इजी हो जाएगा। जैसे घर में अभी कुछ झगड़ा चल रहा है, सिंपल लेते हैं, ये बहुत कॉमन दिखता है हमको, सबके घर में होता है। क्वारल बिटवीन पेरेंट्स, माता पिता के बीच में झगड़ा हो रहा है या बच्चों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम अवेयर क्या अवेयरनेस लाएंगे? हम अवेयरनेस ये लाएंगे कि ये घर एक मंदिर है, इस मंदिर में मैं इष्ट देवी हूँ। मैं कौन हूँ? तो मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप हूँ। ये लोग कौन है? ये भी शांति के सागर की संतान है, शांत स्वरूप है। तो ये झगड़ा कर रहे हैं, मैं क्या करूं? रोना चालू कर दिया उनके साथ, हम भी जोर जोर से चालू कर देंगे तो कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम शांति में बैठेंगे, हम अपनी सीट पर सेट अगर हो जाएंगे, तो इस सिचुएशन का धीरे धीरे असर हमारे ऊपर और वहां उस घर में कम होते जाएगा। होगा या नहीं होगा? यस दीदी। यस। तो अभी और कुछ भी सिचुएशन होने दो, कोई भी सिचुएशन होने दो, क्राउड एट होम, घर पे कोई मेहमान आए हैं, बहुत ज्यादा लोग एक साथ आ गए हैं, तो हम अवेयर रहे कि अरे मैं तो पूर्वज हूँ, ये तो हमसे मिलने आए हैं और मैं तो इनकी दाता हूँ, इनको देना है, करना क्या है, भगवान का घर है। अगर कल को मधुबन में बोले भाई 15,000 बुलाए थे, 25 कैसे आ गए, तो ऐसा होता है नहीं। लेकिन बाबा का घर है, बाबा के बच्चे हैं, करण करावनहार वो है, वो करा रहा है, खत्म, पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाता है। तो बिकम लिटिल मोर सेल्फ अवेयर कि मैं कौन हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा अपनी खुद की शक्तियों के बारे में, खजानों के बारे में सोचेंगे, तो सिचुएशन के प्रमाण जो भी परिस्थिति सामने आई है ना, वो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। लर्न इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, माना वाद जो होता है, लोगों में जो झगड़े होते हैं, उसको सुलझाने की हमारे अंदर बहुत अच्छी कला होनी चाहिए और उस कला को हमको सीखना चाहिए। तो वो जो है वो बहुत शायद अभी इसके बाद जब आप काउंसलिंग स्किल्स सीखेंगे, उसमें आपको आ जाएगा। और ये स्किल जो है, ये स्किल दादियों में देखा जाता है। आपने अगर देखा होगा तो भाई बहनों के बीच में कोई या भाई भाई के बीच में झगड़ा होता था, तो एक आध भाई जाकर दादी को बोले कि दादी ऐसे फलाना फलाना ऐसे है, तो दादी बस मुस्कुरा के सुने और कहे ओके करके, तो वो भाई उठ के वहां से चला जाए। जिसके खिलाफ कंप्लेंट थी तो वो भाई को बुलाएगी, बोलेगी भाई ये ना आप ऐसे करते तो अच्छा होता, ये नहीं कहे कि उसने तुम्हारी कंप्लेंट करी है करके। उससे क्या होगा? अगर दादी ये कहे कि नहीं वो फलाने भाई ने आपकी कंप्लेंट की है, तो उनके बीच का मनमुटाव और बढ़ेगा। लेकिन दादी कहे कि नहीं,
आपको ऐसा अगर आप करते तो ये बहुत अच्छा होता, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए करके बस दादी इतना कहे तो वो बस हो जाता था। तो ऐसे तरीके हमको सीखने चाहिए, हमारे वरिष्ठ जो है उनसे सीखने चाहिए कि इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो झगड़े हैं, जो मनमुटाव है, जो अनबन है रिलेशंस में, संबंधों में, उसको किस तरीके से हम अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, स्किल्स को हमको सीखना है। फिर थर्ड है थिंक ऑफ योर फीट, कम्युनिकेट बेटर ड्यूरिंग सिचुएशंस। माना हम कैसे अच्छी तरीके से, कई बार क्या होता है सामने वाला बहुत जोर जोर से जब चिल्लाना शुरू करता है तो अपने तो पैरों के, जैसे कहते हैं ना वो मराठी हिंदी में, सॉरी मराठी में ही है शायद किसी मूवी में, कर्कश कहते हैं उससे, कर्कश आवाज कहते हैं उससे। आत्ताबद्दल बोलताय का तळपायाची आग मस्तकात जाणे. हा, तळपायाची आग मस्तकात जाणे, किंवा माझी आता सटकली, मतलब सटकली मीन्स क्या, पैरों तले की जमीन निकल जाती है, माना अपना बेस जो है ना, अपना जिस पर पूरा जीवन बेस्ड है, अभी हमारा बेस क्या है, शांति हमारा बेस है, वो ही सटक जाती है। और हम क्या करते हैं, जोर जोर से चिल्लाना शुरू करेंगे, या जोर जोर से बात करना शुरू कर देंगे, या सामने वाले का अपमान करेंगे, या उसको बुरा लगे ऐसा बोलना शुरू कर देंगे। आपको क्या लगता है हम यहाँ पर क्या करने बैठे हैं, आपको ये नहीं वो नहीं, ऐसे ऐसे। लेकिन अगर वही चीज हम शांति से ले सकते हैं कि हाँ भाई देखेंगे क्या कर सकते हैं करके, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से उसको मैनेज करना हमको आना चाहिए। कम्युनिकेट करना, सामने वाले को अपना मैसेज देना कि आपका जो प्रॉब्लम है वो मेरी समझ में आया, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, ये बोलना हमको आना चाहिए। और लास्ट में है मैनेज योर इमोशंस या एंगर। जो गुस्सा आता है ना समय के प्रमाण, इसमें जो हमको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, उसको हमको मैनेज करना आना चाहिए। कई बार हम वहीं खड़े रहते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जब भी क्रोध आए वहां से निकल जाओ, वो ठंडा हो जाता है अपने आप, और जब ठंडा होता है तो वापिस आके उस चीज को आप रिजॉल्व करो या उस चीज का सोल्यूशन ढूंढो। बहुत बढ़िया लेसन है, मुझे तो, मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उसको पढ़ के कि बहुत कुछ अपने ज्ञान से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। फिर एनकाउंटर, एनकाउंटर माना मैंने क्या कहा कि स्ट्रेस रिवॉल्व्स अराउंड पीपल, एनकाउंटर स्ट्रेस व्हेन वरी अबाउट इंटरेक्टिंग विद सर्टेन पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल। माना कई ऐसे लोगों के ये एनकाउंटर स्ट्रेस कई बार ग्रुप डिस्कशंस में देखा जाता है, या मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। फिजिशियंस, डॉक्टर के साथ बात करने में भी कई लोगों को टेंशन आती है, ये क्या प्रश्न पूछेगा, अभी इसके प्रश्न का जवाब देने जाऊंगी तो फिर बोलेगा नहीं, अभी मैं बोलूं अगर मुझे दर्द हो रहा है तो फिर बोलेगा नहीं अभी हार्ट अटैक भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो उनसे बात करने की डर लगती है, सोशल वर्कर से बात करने की डर लगती है, टीचर से बात करने की डर लगती है, लॉयर से बात करने की डर लगती है। ये सामने से क्या पूछे हमको समझ में आएगा नहीं, और हम समझ में आएगा नहीं तो हम कुछ तो गलत बोलेंगे या हमको और टेंशन बढ़ जाएगी। तो लोगों के साथ बात करने में डरते हैं, हमको ऐसा लगता है ये लोग बहुत होशियार हैं, लोग बहुत होशियार हैं, इनसे कैसे बात करें, ये तो हमको ऐसे ना शब्दों में गांठ बांध लेंगे हमको, ऐसा ऐसा डर एक तरह का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो उसको कैसे हम मैनेज करें, उसका प्रबंधन कैसे करें, उसके लिए डेवलप ग्रेटर इमोशनल इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, होशियारी होनी चाहिए लेकिन इमोशनल होनी चाहिए। होशियारी सिर्फ ऐसे ही नहीं होनी चाहिए, लोग होशियार तो बहुत हैं आजकल की दुनिया में, लेकिन वो होशियारी तब वो हो जिसमें इमोशंस भी हो, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक जो होता है ना हमारे ऊपर वो इमोशंस का, भावनाओं का होता है। तो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होना चाहिए, है ना। अगर टीचर कुछ पूछती भी है तो उसमें हमको समझना चाहिए कि इससे मेरी बुद्धि और बढ़ेगी या ये मेरे नॉलेज के लिए है। लॉयर से बात करते समय हम अगर ये सोचे कि वो जो हमको बता रहा है या पूछ रहा है इसमें से मुझे कुछ अपने लिए ग्रहण करना है या इसको हमको समझ के लेना है, इससे मेरा ज्ञान बढ़ेगा, तो हमको और अच्छा फील होगा, हमको स्ट्रेस नहीं फील होगा उनके साथ बात करने में। आप अगर कोई प्रश्न फिजिशियन से, डॉक्टर से पूछते हैं तो आपको डर नहीं लगना चाहिए कि भाई अभी इससे ऐसे बात पूछूं तो ये हंसेगा मेरे पे, इनको इतना भी नहीं मालूम है। नहीं, आप पूछो, लेकिन आप इससे आपके अंदर क्या फीलिंग होनी चाहिए कि इससे मेरा ज्ञान बढ़ेगा,
और ज्ञान जब बढ़ेगा तो आपको खुशी होनी चाहिए। तो इमोशन कौन सी होगी? खुशी की। और ज्ञान भी मिल रहा है तो आप होशियार भी हो गए। तो आज कितने लोगों को कोविड के बारे में पूछो सब मालूम है, वैक्सीन के बारे में पूछो सब मालूम है, डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती अभी, सबको सब मालूम है। तो ये क्या है? ग्रेटर इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर टू फाइंड आउट हाउ गुड योर पीपल स्किल्स आर, टेक अ क्विज। माना लोगों के साथ बात करने के लिए आपके पास कितना ज्ञान है ये खुद के खुद चेक करो। अगर लॉयर से बात करनी है तो उसके क्षेत्र की कुछ थोड़ी बहुत तो नॉलेज आपके साथ होनी चाहिए। टीचर्स हैं तो टीचिंग क्षेत्र की थोड़ी बहुत नॉलेज हमारे पास होनी जरूरी है। तो हम अपने आप से पूछे कि इनसे बात करने से पहले क्या हमने हमारा होमवर्क किया है। अगर आप डॉक्टर के सामने जाके बैठोगे और डॉक्टर को बोलोगे मेरा बीपी बढ़ गया, डॉक्टर पूछेगा बीपी मतलब क्या, आपको मालूम ही नहीं, तो आप क्या करोगे? फिर आपको टेंशन आ जाएगा, आप बोलेंगे अरे ये तो कुछ अलग ही प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मेरे को मालूम ही नहीं करके। फिर वहां पर इमोशंस कौन से डिस्टर्ब होंगे, आपको फिर बुरा लगेगा ना, हर्ट फील हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा होमवर्क भी करना है। बाद में वो कहते हैं कि अगर ऐसे लोगों से बात करते समय अगर आपको स्ट्रेस आता है तो आपको क्या करना चाहिए? टेक अ ब्रेक, गो फॉर अ वॉक। थोड़ा ऐसे अगर आता है ना तो थोड़ा निकल जाओ वहां से, थोड़ा इधर उधर होके आओ, थोड़ा खुद को और ज्यादा एक्टिवेट करो कि नहीं मैं इनसे बात कर सकता हूँ, इनकी बातें सुन सकता हूँ, इनकी बातें समझ सकता हूँ, इनकी बातें धारण कर सकता हूँ। और अगर ये कोई प्रश्न पूछे तो हम इसको एकदम हम्बली, बहुत क्या कहते हैं, विनम्रता से उनको कह सकते हैं कि नहीं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, आप देंगे तो बहुत अच्छा होगा, ऐसे मैं इनसे बात कर सकता हूँ। और ऐसे खुद को तैयार करके हम आगे चले। और फिर लास्ट में कहा है एम्पैथी इज अ वैल्यूएबल स्किल। एम्पैथी का मतलब क्या होता है बताइए? दीदी सहानुभूति, क्या सहानुभूति, सहानुभूति ना? नहीं, सहानुभूति नहीं, दैट इज सिंपैथी। यस, इंग्लिश से कोई है? दीदी दूसरों की भावनाओं को देखना दूसरों के भावनाओं को देखना, समझना। और मतलब क्या बोलते हैं इसको, अ, सिंपल एम्पैथी को मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप से बताती हूँ। दूसरे का जूता जो है ना वो कहाँ पर आपको काटेगा ये देखने के लिए उसके जूते में पैर को रखना, हाँ उसके जूते में अपने पैर को रखना। माना अगर इन लोगों से आपको डर लगता है कि किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी एक विशिष्ट प्रकार के लोगों के साथ में बात करने को डर लगता है, तो आप खुद को उसकी जगह पर डालकर देखो। आप खुद को उनकी जगह पर डालकर देखो कि मैं अगर लॉयर हूं, मैं अगर टीचर हूं तो मैं कैसे बात करूं। तो हम ओके मैम। कहते हैं ना ये लोग तो बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, इनको तो बहुत अहंकार है, कैसे बात करते हैं। लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनकी बात करने का तरीका ही वैसे होता है, वो लोग ऐसे ही बढ़ते हैं। उनका जो बढ़ना होता है या उनका जो ग्रूमिंग होता है, उनको जो जिस प्रकार से ढांचा उनका बनता है ना वो वैसे ही बनता है। वो डॉक्टर्स तो ऐसे ही बात करेंगे, सामने वाले को थोड़ा नीचे ही रखेंगे। ओके मैम। डॉक्टर कोण आहे? तुम्ही आहे का मी आहे? हम्म, तुम्हाला कळतं का मला कळतं? ओके। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट जो है वो थोड़ा इमोशन में, इमोशन में आ जाता है। ऐसे का बोल रहे, इन्होंने ऐसे क्यों बोला, एक तो वैसे ही मैं दर्द में हूँ, ऊपर से देखो ना लोग ऐसे बोलते हैं, तो हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन इज अ वैल्यूएबल स्किल क्यों बोला है? उसके जूते में पैर डाल के देखो, अरे ये तो ऐसे ही बात करेगा, नॉलेज इसको है भाई, बात कर रहा है, कर ले, क्या फर्क पड़ता है। राइट मैम। बस एम्पैथी। जहाँ कोई उसकी अगर कोई बात आपको बुरी लग रही है ना तो उधर उधर जाके बैठो और देखो। अगर सही मैं बात है। वहां होता तो शायद मैं भी ऐसे ही बात करता। सही बात है। तो उससे क्या होगा, ऐसे लोगों से एनकाउंटर करने में फीलिंग नहीं आएगी, अपने को स्ट्रेस नहीं आएगा, अपने को तनाव नहीं आएगा, आराम से ठीक है कर, बात करना है कर ले। उसका सिंपल अपना अपने स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोले तो तू तेरा कर्म कर, मैं मेरा करता हूँ, तेरे कर्म का फल तू भोगेगा, मेरे का मैं भोगूंगी, खत्म।
इससे हमको किसी से बात करने में टेंशन नहीं आए, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हर कोई एक ही लेवल में, एक ही फ्रीक्वेंसी पे नहीं रहते, इसलिए ये स्ट्रेस आना लाजमी है। नेक्स्ट वही चीज को वापस छोटी छोटी चीजों में मैंने लिख के रखा है, वो आप बाद में जब देखोगे तो आ जाएगा। उसके बाद में साइकोसोमैटिक स्ट्रेस करके 5.6 पर है। साइकोसोमैटिक स्ट्रेस जो है, साइको यानी सोमैटिक, साइको मीन्स आपका मन, आपका मन, इसको कहते हैं साइको। और सोमैटिक, सोम माना आपकी स्किन या आपका शरीर, तो साइकोसोमैटिक माना मन के तनाव का शरीर पर परिणाम। तो इसका सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर दिया है, आपकी किताब में थोड़ा ऑफ द ट्रैक गया है तो मैंने उसको थोड़ा सेट करके रखा है, तो ये आगे के 2-3 स्लाइड्स आपको मदद करेंगे इसमें। मनोकायिक तनाव, साइको मीन्स मन और सोम मीन्स काया, काया माना शरीर। मराठी वाल्यांना कळतंय ना, मनाच्या विचारांचा आपल्या शरीरावर होणारा परिणाम त्याला म्हणतात साइकोसोमॅटिक या मनोकायिक तनाव, ठीक है। अ फिजिकल इलनेस एग्रेवेटेड बाय एन मेंटल फैक्टर, माना किसी भी भावना, तनाव या आंतरिक जो भी मनमुटाव चल रहा है उसकी वजह से शरीर पर, फिजिकल इलनेस, शरीर पर जो भी आपको बीमारियां दिखेंगी, व्याधियां दिखेंगी, उसको कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, सिंपल लैंग्वेज में। तो इसका असर क्या होता है, साइकोसोमैटिक इलनेसेस क्या होते हैं, बीमारियां क्या होती है, जैसे इंसोम्निया, स्लीप में माना नींद की बात करें तो इंसोम्निया, नींद अच्छी तरह नहीं आती, क्यों, क्योंकि विचार चल रहे, सोने ही नहीं देते, आप नींद कर ही नहीं सकते। स्किन पर उसका असर होता है, कोल्ड सोर्स एंड एक्ने, पिंपल्स आना, एक्ने माना पिंपल्स आते हैं। और स्किन माना स्किन की जो हमारी ये बाल होता है ना, तो उसके जो छोटे छोटे जो छिद्र असतात, जो होल्स होते हैं, उनमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। इतनी टॉक्सिसिटी बढ़ती है स्ट्रेस के कारण कि उनमें इन्फेक्शन होता है। तो फिर कोल्ड सोर्स, जैसे वो दांत खाद खुजली वगैरह आती है ना, वैसे कोल्ड सोर्स होता है, माना खुजली नहीं आएगी लेकिन ऐसे अजीब से स्किन पर रैशेस आना शुरू हो जाएंगे। फिर बहुत ज्यादा चिंतन चल रहा है, बहुत ज्यादा सोच चल रही है, तो क्या होगा, पेट की बीमारियां शुरू होगी, अल्सर होगा, है ना, आप कुछ खा नहीं पाएंगे, बहुत जलन होगी, खाना हजम नहीं होगा, बहुत ज्यादा हेडेक होगा, सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। इम्यून सिस्टम, हमारी प्रतिकार शक्ति क्या होगी, कम हो जाएगी, प्रतिकार शक्ति में कमतरता होने के कारण हम बार बार बीमार हो जाएंगे। हमको हार्ट के बहुत सारे बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, जिसमें हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, माना हृदय का जो पंपिंग है वो बहुत फास्ट होता है, और उसके वजह से खून का प्रेशर जो है वो भी बहुत फास्ट हो जाता है। तो सम कॉमन जो हमको देखने में आता है मन के विचारों का शरीर पर असर, उनमें ये चीजें आ जाती है। तो इनका भी इनके बारे में भी आपके किताब में लिखा हुआ है। और फिर उसके लिए उन्होंने कहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हमको कुछ चीजें जो करनी है वो आपको किताब में लिखी हुई है। हम लोग ऑलरेडी 9:30 बज रहे हैं, मैं फास्ट कंप्लीट कर देती हूँ इसको। आपको क्या करना है, देखो ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कई बार हुई हैं, 2-3 लेसन्स में हमारे ये बात हो गई है। क्या करना है हमको स्ट्रेस को कैसे प्रिवेंट करना है, पहले ढूंढो व्हाट कॉजेस स्ट्रेस, किस वजह से हमको तनाव होता है। तनाव को हमको दूर ही रखना है खुद से, तो हमको पहले तनाव के कारण ढूंढने पड़ेंगे, वो किन बातों की वजह से उत्पन्न होता है ये ढूंढना पड़ेगा, तो ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं या उसको दूर रख सकते हैं। कन्फ्रंटिंग द प्रॉब्लम, किसी भी बात में कोई भी बात जो हमको तनाव देती है, प्रॉब्लम है, उसका सामना करें। हम भागते हैं, हम उससे एकदम दूर भागते हैं। हमको क्या करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को हम क्या ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या, ये अपनी बातें अपने साथ चलनी चाहिए। तो ही हम इस चुप्पी को तोड़ना पड़ेगा, जो अंदर चलती है ना उसको, ये रीसाइलेंस ना उसको तोड़ना पड़ेगा।
और पूछना पड़ेगा खुद को। अलग अलग लोग कहते हैं ना कि कारण कारणों से वो तनाव में आते हैं, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि हमको जो तनाव निर्माण करने वाली चीजें हैं, परिस्थितियां हैं, इनका हम कैसे सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा तनाव होता है तो कुछ डिस्ट्रैक्शन, फाइंड सम डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस माना उस चीज से हमारे बुद्धि योग को, हमारे विचारों को थोड़ा दूसरी तरफ ले जाएं और दूसरी तरफ हम खुद के मन को एकाग्रित करें। ऐसा कुछ ना कुछ हमको करना चाहिए, जिसको कहते हैं कि मन को अन्य दिशा में मोड़ना चाहिए। माना समझो अभी बहुत ज्यादा घर में झगड़ा चल रहा है या कोई आपको बहुत कुछ बोल रहा है, वहां से हटो, थोड़ा घूमने जाओ, थोड़ा म्यूजिक सुनो, कुछ खाओ, कुछ बनाओ, कुछ पेंटिंग करो। तो फाइंड सम डिस्ट्रैक्शंस, खुद को, मन को किसी और दिशा में मोड़ो। फिर उसके बाद में एक्सप्रेस योरसेल्फ, माना स्वयं को व्यक्त करना सीखना चाहिए। क्योंकि अगर तनाव से बाहर निकलना है, अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, अपने इमोशंस शेयर नहीं करेंगे, तो तनाव अंदर ही अंदर बढ़ता जाएगा और आप घुटते जाएंगे और उसका परिणाम शरीर पर होता जाएगा। आपको टैकलिंग एंजाइटी, एंजाइटी को उन्होंने चिंता कहा है। मतलब बहुत ज्यादा जो उतावलापन होता है ना, अब कैसे होगा, कैसे करूंगी, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, अभी होना था क्या, ऐसे। तो ये जो एंजाइटी होता है, उतावलापन होता है ना, इसको मैनेज करना आना पड़ेगा। ओके, ठीक है, हो जाएगा, समय पर होगा, शांति। ये थोड़ा अपने आप को बोलते, अपने से ही बात करते रहना जरूरी है। फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में भी हम इसमें स्पेसिफिकली आपके किताब में उन्होंने बताया है कि एक हाथ अपनी छाती पर रखो, एक पेट पर रखो, ऐसी गहरी सांस लो कि हवा जो है वो पेट तक आनी चाहिए, और फिर पेट से, है ना, यहाँ डायफ्राम होता है पेट और छाती के बीच में, वहां से वो पूरा बाहर निकले। तो अच्छा सोचो कि मैं अच्छे विचारों को अंदर ले रहा हूँ, सारे नकारात्मक विचार बाहर जा रहे हैं। या फिर ऐसे सोचो कि मैं दिव्य गुणों को धारण कर रहा हूँ और सारे अवगुण निकलते जा रहे हैं। तो उस समय हमारी सोच अच्छी रखेंगे तो भी हम स्ट्रेस को प्रिवेंट कर सकेंगे। पैनिक अटैक, पैनिक अटैक का मतलब क्या होता है? पैनिक अटैक हमको तब आता है जब हम, जैसे हाथ पैर का कांपना, सर में दर्द होना, एकदम जार 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 पसीना आना, फिर आंखें लाल हो जाना, तो ये होता है पैनिक अटैक। और ये कब होता है? जब हम या तो भागने की कोशिश करते हैं किसी परिस्थिति से, या उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि झगड़ा करना, या हम किसी से को कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं उसमें। एक मिनट, सॉरी, इम्पोर्टेंट कॉल था, सॉरी। फिर हाँ, तो पैनिक अटैक में मैंने कहा कि क्या शब्द उपयोग किया है? भया प्राण, ये बाप रे, ऐसे बहुत ही, वही बहुत भयानक लग रहा है मेरे को। पैनिक अटैक में ना खुद बहुत भयभीत होना, या तो हम सामना कर रहे हैं इसलिए भयभीत है, या तो भाग रहे हैं, डर के भाग रहे हैं इसलिए। तो कहते हैं ना, फाइट या फ्लाइट, है ना, भाग जाओ या फाइट करो, भाग लो या भाग लो, ऐसा है। तो उसमें आपने इसमें लड़ा है, लड़ो या भागो ऐसे, लेकिन इजी हो जाता है, भाग लो या भाग लो। उसमें आप उसका, उसके अंदर उस परिस्थिति में जाके उस परिस्थिति का सामना करो या फिर उससे दूर भाग जाओ। तो एक उस पैनिक अटैक जब आता है, तो उस पैनिक अटैक में भी हमको ये लेना है कि वो भागना नहीं है, भाग लेना है, पूछना है। जहाँ मैंने बोला ना, कन्फ्रंट द प्रॉब्लम्स, अपने प्रॉब्लम्स को पूछो कि क्या हुआ, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या ये ऐसे नहीं हो सकता था। ऐसी चीजों को हमको सवाल पूछ के इसमें से हमको आंसर्स लेने हैं। लास्ट में रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड स्लीप। रेस्ट, आराम करना, रिलैक्स माना शरीर को एकदम शिथिल करना, शिथिलीकरण जिसको कहते हैं, और स्लीप, स्लीप माना एकदम अच्छी गहरी नींद। जो मैंने पहले भी आपको कहा कि ये सारी चीजें पहले भी थी, पहले ही स्लाइड में थी, तो इस स्लाइड में वापस वो है। तो स्लीप के लिए कहते हैं कि स्लीप जो है, क्योंकि नींद पर ना बहुत एक पैराग्राफ है आपको आपके लेसन में, तो उसमें उन्होंने पूछा है आपको कितना नींद आती है, नहीं आती है। तो नींद जो है ये कम से कम आपको 6 घंटा, मिनिमम आपको 6 घंटा होनी चाहिए। तो एक छोटी सी शायद 4 प्रश्न पूछे हैं आपको। यदि आपको लगता है कि आपकी स्थिति ऐसे हो गई है, तो
माना अगर आपको नींद नहीं आ रही है या आपके पास ऐसे कुछ प्रश्न आ रहे हैं तो वो भी एक अपने लिए सेल्फ एग्जामिनेशन करके उसको सेल्फ एनालिसिस में आप यूज कर सकते हैं। तो नींद का जो साउंड स्लीप, बहुत गहरी नींद की जरूरत क्यों है? रिस्टोर हार्मोनल बैलेंस। हमारे शरीर में जो अंतरस्राव होते हैं, उन अंतरस्रावों का तनाव के कारण बहुत बैलेंस जो है बिगड़ जाता है। जो हानिकारक स्राव है वो ज्यादा होते हैं और जो अच्छे हैं वो कम हो जाते हैं। तो जब आप नींद करते हैं, विचारों का जब झगड़ा कम हो जाता है या पोर्शन कम हो जाता है विचारों का, तो हार्मोन्स का बैलेंसिंग शुरू हो जाता है। वेट मेंटेनेंस में नींद की जरूरत है। आपकी इम्यूनिटी, क्योंकि जो सेल्स खराब हो गए हैं वो वापस फॉर्म हो जाते हैं, इसलिए इम्प्रूव द इम्यूनिटी या प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में भी नींद का बहुत ज्यादा गहरा असर है। फिर कार्डियक, आपके हृदय रोगों को भी कम करती है। अच्छी नींद होना जरूरी है हृदय रोग को कम करने के लिए। और मैक्सिमाइजेस एथलेटिक परफॉर्मेंस। आपके जो दिन भर के कार्य होते हैं ना, यहाँ जाना वहां जाना, उथल कूद करना, वो सब करने में आप अगर नींद अच्छी हुई है तो, क्योंकि ना मांसपेशियां रिजुविनेट होती है, तो हर चीज करने में इजी हो जाता है। तो ये नींद की जरूरत के बारे में बताया है। और लास्ट स्लाइड में फिर आपको उन्होंने दिखाया है कि आप कैसे बोल सकते हो कि आप हाँ, तो इसमें मैंने सिर्फ आपको छोटा सा एक स्लाइड इसलिए बना के दिया है कि इसमें मैनेजमेंट, जैसे ऊपर की बात है, इन्हीं बातों को यहाँ पर रखा है। सेल्फ लिमिटेशन, खुद को थोड़ा सा नियंत्रित रखना जरूरी है। कोई जो चीज जरूरी नहीं उसमें हमको जाना नहीं है। एक्सरसाइज होनी चाहिए, सात्विक भोजन या बैलेंस हेल्थ डाइट होना चाहिए, अच्छी नींद होनी चाहिए, समय को मैनेज करना आना चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए, और फ्रेंडली सोशल नेटवर्क। मैंने शब्दों का इस्तेमाल देखिए, फ्रेंडली माना जिससे आपको तनाव नहीं हो, जिसमें आप अपने लोग एक दूसरे के साथ में बात कर सकते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। जहाँ पर आप चाहे तो मेडिटेशन में ही उस कम्युनिकेशन को परमात्मा के साथ में ले सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं ना कि प्रेयर क्या होती है, एक तरफा होती है, और मेडिटेशन दो तरफा होता है। मैंने हम परमात्मा से बात कर रहे हैं और परमात्मा उसका जवाब दे रहे हैं, तो ऐसे करने में भी हमारा शेयरिंग हो जाता है। तो यहाँ भी सेम ही है, लेकिन फिर प्लेइंग विद पेट्स, माना आप अगर आपके पास घर में कोई पालतू प्राणी वगैरह है तो उनके साथ में भी अगर खेल सके तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो ये सारे स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, तनाव को अपने जीवन से दूर करने के मार्ग हैं, प्रकार हैं जो इसमें लिखे गए हैं। अभी एक बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट दी है आपके किताब में, जिसमें अत्यधिक बहुत ज्यादा स्ट्रेस किसी व्यक्ति को अगर होगा तो उसके लक्षण क्या होंगे वो उसमें बताए हैं। ये सारे लक्षण जो हैं, इन सभी लक्षणों के बारे में हमने पहले से बात की हुई है कि फास्ट शैलो ब्रीदिंग, बहुत ऐसे गहरे गहरे सांस लेंगे, बहुत चिड़चिड़े बन जाएंगे, उनको सर दर्द होता रहेगा, बहुत गुस्सा रहेगा उनको, या फिर बहुत अस्थिर रहेंगे, स्थिरता नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा डर रहेगा, नींद नहीं आएगी, उनके हाथ पैर में जैसे क्रैम्प्स आते हैं ना, जिसको हम कहते हैं स्पाजम्स आते हैं, हाथ पैर एकदम टाइट हो जाएंगे, पसीना आएगा, नाखून चबाएंगे, नर्वस ट्विचेस, ऐसे बदन ऐसे कांपने लगता है, फिर कभी कभी वो लोग रोने लगते हैं, खुद को एकदम खुद को जैसे दूर रखते हैं। फिर पिंस एंड नीडल्स माना किसी किसी ऐसा लगता है जैसे कुछ ना चुप रहा करके, जैसे मराठी में म्हणतात मग काय तुला अंगाला काय भोकं पडली का, म्हणजे किसी ने आपको क्या ऐसे पिन डाल के बड़े होल बना दिए क्या। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है उनको ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो मेरे को जैसे प्रिक कर रहा है, फिर उनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा खुद में, और सिम्टम्स भी बताएं, प्रेशर बढ़ते जाएगा उनका, लॉस ऑफ ह्यूमर, माना कोई अगर मजाक भी करे तो भी वो उसको गुस्से में ही कन्वर्ट करेगा, ऐसे कैसे तुमने बोला, ऐसे कैसे तुमने मेरी इंसल्ट कर दी, तो वो मजाक को भी नहीं समझेंगे, बार बार बीमार रहेंगे, बार बार या तो ज्यादा खाएंगे या तो खाएंगे नहीं, या फिर रात को जैसे नींद में बच्चे एक के ऊपर एक दांत घिसते हैं ना, तो घर्षण करते हैं, वैसे ग्राइंडिंग ऑफ टीथ होगा, छाती में दर्द की बात करेंगे, कई बार बोलेंगे, या तो बोलेंगे कि बहुत जुलाब हो रहे हैं, या बोलेंगे पेट ही साफ नहीं होता है करके। फियरफुल माना डर का बहुत ज्यादा उनमें देखने में मिलेगा। फिर चक्कर आना, दूसरे के साथ बात करने में तकलीफ होना,
छाती में जलन होना, खाना नहीं खाना, ऐसे अनेक प्रकार के लक्षण आपको ये दोनों स्लाइड्स में दिए हैं और आपकी किताब में भी उनको दिया है। ये सारी चीजें आपको देखने में आ जाएगी कि जब आपको बहुत अत्यधिक स्ट्रेस होता है तो कुछ कुछ बातें इस चैप्टर में बार बार रिपीट हुई हैं, तो उसको एक बार में ही आप अगर रिवाइज कर ले तो हो जाएगा। इसलिए मैंने ये चित्र डाले हैं जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। चित्रों को जब हम देखते हैं तो उसको अपने बुद्धि में रखना इजी हो जाता है। तो ऐसे है हमारा ये यूनिट 5 जहाँ पर हम अलग अलग लेवल्स और एक तो प्रकार देखे हमने, तनाव के प्रकार भी देखे और तनाव के स्तर भी देखे। तो मेन इसमें वही है, एक तो तनाव के स्तर और तनाव के प्रकार और तनाव मुक्त जीवन जीने की जो भी 10 बातें पहले बताई और कुछ बाद में बताई, इन चीजों को ध्यान में रखने से ये पूरा लेसन हो जाता है। ठीक है, चले गए? नौ थे, अभी 10 है, से भी कम हो गया। उसमें से 3 तो हम लोग ही हैं, एक तो दीदी होंगी, 2 मैं हूँ, तो बचे 7। वेरी बैड। कहाँ 37 होता है, कहाँ 7 है? मुझे अमिता बहन से बात करनी पड़ेगी। खैर, लेकिन समय की कमतरता की वजह से ही ये सारा टाइम टेबल आपका चेंज हुआ है। तो हम शायद कंटिन्यूअसली पूरे वीकडेज में मिलते रहेंगे। मेरा अगले ट्यूसडे को है, तो आप लोग अटेंड करना पूरा, तो समझ में आएगा, क्योंकि इसका फॉर्मुलेशन बहुत अजीब तरीके से किया गया है, जो जल्दी सिर्फ पढ़ने से नहीं समझ में आता है। तो सारे लेक्चर्स अटेंड करना, एक बार पढ़ लेना और फिर आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो अगले यूनिट नंबर 6 के लिए मैं अगले मंगलवार को आपसे मिलूंगी, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए सारी चीजें। ठीक है? यस दीदी। ओके, ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। वैशाली बहन, हंसना कम नहीं होगा वैशाली। कितनी खुशी है आपको करके? क्या भगवान मिला है ना? भगवान मिला है ना? अच्छा, इसके लिए। और टीचर, हमें टीचर भी अच्छे मिले जो हमें बहुत अच्छी रीति से पढ़ा रहे हैं और हम समझ भी आ रहे हैं हमें सब। अच्छी बात है, वो तो आपके अटेंशन की वजह से होता है। जितना आप अटेंटिवली सुनते हैं समझ में आ जाता है, बाकी तरीका तो वही रहता है। लेकिन मैं फिर से और पहले दिन से बात कर कहती हूँ, सब चीजों को आप अपने लिए पर्सनली सुनेंगे तो इजी हो जाएगा। हाँ, यस दीदी, यस दीदी। ओके, चलो, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट। गुड नाइट। मीटिंग लीव कर सकते हैं सर।